Am I audible, बच्चा? Okay. So fine. So हम लोग वी आर डूइंग आर के जैन, है ना? आज हम लोग चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, तो चैप्टर 1 से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बेसिक लेवल क्वेश्चन है आईसी इंजन में, मोस्टली फैक्ट्स। जय हिंद विकास। ओके, सो वी आर डूइंग आईसी इंजन। दिस इज चैप्टर 1 पार्ट 1। चैप्टर 1 पार्ट 1, ठीक है? ओके, so this is all about me. Nearly 7 years of teaching experience. Did my MTech from IIT BHU. Mentored these number of students and qualified GATE examination for nearly 7 times. Okay, if it is audible, then fine. Okay, so here is the channel. Okay, including the application. Okay, with the team members are given here. Team members are here. ठीक है? So sir, me and Vivek sir. Okay, so आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे आईसी इंजन के। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे आपको आईसी इंजन से, लेकिन यस स्कोरिंग जरूर होंगे, है ना? चलो देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर। द फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? अरे द वर्किंग साइकिल इन केस ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन। ठीक है, देखो हमारे पास दो हैं, एक 2 स्ट्रोक है, वी हैव अ 4 स्ट्रोक। क्लियर है? आपको पता होगा कि वन पावर स्ट्रोक जो होता है ना, या ये बोल सकते हैं कंप्लीट, मतलब आप बोल सकते हैं कि एक पावर स्ट्रोक जो मिलता है ये कितने में? 2 साइकिल में मिलता है। 2 साइकिल मतलब समझ पा रहे हो? देखो ऐसे मिलता है। अगर हम इसका वॉल्व टाइमिंग डायग्राम बनाए, मैं इसका वॉल्व टाइमिंग डायग्राम बनाता हूँ। ये देखिए बेसिक डायग्राम, सॉरी, लेट मी ड्रा वॉल्व टाइमिंग डायग्राम। सॉरी, ओके। सो 4 स्ट्रोक वाला जो है ये कितना? 2 साइकिल से। और 1 साइकिल कितना होगा? 180 डिग्री। 1 साइकिल बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, 2 साइकिल बन रहा है। 2 साइकिल मतलब कितना हो जाएगा? सॉरी, 180 इंटू 2, 360 डिग्री, सॉरी, है ना? एक साइकिल का मतलब, एक साइकिल मतलब समझ पा रहे हैं ना? सक्शन हुआ, कंप्रेशन हुआ, दिस इज 1 साइकिल। ठीक है, उसके बाद फिर एक्सपेंशन देन एग्जॉस्ट, दिस इज सेकंड साइकिल। तो 1 साइकिल मतलब 360 डिग्री, 2 साइकिल मतलब 720 डिग्री। आप ये कह सकते हो कि सर जो 4 स्ट्रोक होगा ना, 4 स्ट्रोक का क्रैंक एंगल कितना होगा? 720 डिग्री। और यही 2 स्ट्रोक का होगा इसका आधा, 720/2। ठीक है, 1 रिवोल्यूशन, 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन। देखो यहाँ पे कितने रिवोल्यूशन? 2 साइकिल, या बोल सकते हो 2 कंप्लीट रिवोल्यूशन। क्लियर है? तो अगर नंबर ऑफ रिवोल्यूशन में पूछता है, गुड इवनिंग जीसान, अगर 4 स्ट्रोक पूछ रहा है तो कितने कंप्लीट रिवोल्यूशन? 2 कंप्लीट रिवोल्यूशन। अगर ये पूछता है कि कितने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है, तो 4 स्ट्रोक में कितने रिवोल्यूशंस? 2 कंप्लीट नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। ये पूछता है कि कितना एंगल घूमता है, तो 720 डिग्री। क्लियर है? इसी तरह से 2 स्ट्रोक की बात करेगा अगर, तो 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन होगा, कितना एंगल घूमता है, तो 720/2 यानी कि हाउ मच? 360 डिग्री। क्लियर है? तो ये 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पूछेगा, या तो नंबर एंगल पूछेगा, क्रैंक का एंगल पूछेगा। क्लियर है? फाइन। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? 4 स्ट्रोक इंजन दिया हुआ है, इज कंप्लीटेड इन फॉलोइंग नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। यस, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पूछा हुआ है। तो 4 स्ट्रोक के बारे में पूछा है और नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पूछा है। तो नंबर ऑफ कंप्लीट रिवोल्यूशन कितने हैं? 2 कंप्लीट रिवोल्यूशन है। तो व्हाट शुड बी द आंसर? 2। अगर यहीं पे 2 स्ट्रोक होता, अगर 2 स्ट्रोक होता तो नंबर ऑफ कंप्लीट रिवोल्यूशन कितने होता? 1। नंबर ऑफ कंप्लीट रिवोल्यूशन कितने होता? 1 डिग्री। क्लियर है? अच्छा, एंगल होता तो समझ ही रहे हो, 360 एंड 720, 360 एंड 720।
क्लियर है? ओके, थोड़ा सा हमारे पीछे हिडन हो गया, सॉरी। चलो, इन अ डीजल इंजन फ्यूल इज इंजेक्टेड बाय इग्निटेड बाय, देखो फ्यूल इज इग्निटेड बाय, इस चीज को समझो कि डीजल इंजन जो होता है, पहली बात तो क्या जाता है सक्शन में, क्या आ जाता है ओनली एयर, सक्शन में थ्रू क्या जाता है ओनली एयर, ठीक है। दूसरी बात, कंप्रेशन रेशियो आरसी की वैल्यू कितना होता है 16 से 22, ठीक है, 16 से 22, यस ठीक है विकास, 16 से 22 हमारा क्या है कंप्रेशन रेशियो। इतना कंप्रेशन रेशियो क्यों रखते हैं? इतना कंप्रेशन रेशियो के कारण जो टेम्परेचर होगा और प्रेशर, मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मैक्सिमम प्रेशर ये बहुत ज्यादा होते हैं, दे आर हाई, किसका ऑफ एयर, किसका किसकी किसकी बात कर रहा है ऑफ कोर्स ऑफ एयर, एयर का जो मैक्सिमम प्रेशर और मैक्सिमम टेम्परेचर है ये दोनों वैल्यू क्या होगा बहुत ज्यादा होता है। तो होता यह है कि इनके पास कंप्रेशन के बाद इतना टेम्परेचर और प्रेशर हो जाता है कि थर्ड टी मैक्सिमम is more than self ignition temperature of डीजल। ये इतना चला जाता है कि इसका जो टेम्परेचर होता है ये मैक्सिमम टेम्परेचर ये कहां तक चला जाता है आफ्टर टी मैक्स का मतलब सॉरी देखो देखो ये हम कंप्रेशन की बात कर रहे हैं, टी मैक्स ना बोल के मैं टी सी बोल दे रहा हूं, कंप्रेशन टेम्परेचर या कंप्रेशन प्रेशर, टी मैक्स ना बोल के, क्योंकि टी मैक्स कब होगा मैक्सिमम टेम्परेचर कब होता है कंबस्शन के बाद, ठीक है। तो जो टीसी की वैल्यू होगी कंप्रेशन के बाद का जो टेम्परेचर होगा वो इतना ज्यादा हो जाता है कि सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर डीजल के सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा हो जाता है। अब अगर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर डीजल के हाँ बाबू जिसान, आई एम वेरी गुड, बहुत अच्छा हुआ बाबू, ठीक है। एंड सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, बीच में क्लासेस नहीं हो पाई है ना, सो काफी अच्छा हूँ, ठीक है एकदम फिट। तो अगर हमारा जो टीसी समझ पा रहे हो, टेम्परेचर आफ्टर कंप्रेशन, ध्यान से समझिए, टेम्परेचर आफ्टर कंप्रेशन, अगर ये वैल्यू डीजल के सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा पहुंच गया तो जैसे आप डीजल को इंजेक्ट करोगे उस एयर में वो तुरंत बर्न कर जाएगा, समझ पा रहे हो। तो यही कारण है कि चूंकि टेम्परेचर कंप्रेशन के बाद इतना ज्यादा हो जाता है कि वो डीजल के सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा होता है, तो इसके कारण ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है फ्यूल, यानी कि जो डीजल आप फ्यूल इंजेक्टर से सप्लाई करते हो वो ऑटोमेटिकली बर्न कर जाता है। और यही कारण है बच्चा नो स्पार्क प्लग इज रिक्वायर्ड, स्पार्क प्लग की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ऑटो इग्निशन हो रहा है। ऑटो इग्निशन क्यों हो रहा है? क्योंकि कंप्रेशन के बाद इतना ज्यादा टेम्परेचर हो जा रहा है कि जैसे फ्यूल इंजेक्ट करोगे तुरंत बर्न कर जाएगा। अच्छा, इतना प्रेशर क्यों हो जा रहा है, इतना टेम्परेचर क्यों हो जा रहा है कंप्रेशन के बाद? क्योंकि कंप्रेशन रेशियो बहुत ज्यादा होता है, 16 से 22 के करीब कंप्रेशन रेशियो है, समझ पा रहे हैं? यस। तो ये कह रहा है कि इन डीजल इंजेक्शन द फ्यूल इज इग्निटेड बाय, फ्यूल इग्निटेड, फ्यूल कैसे इग्नाइट होता है? ओके सर, ऑटो इग्निशन, दिस इज ऑटो इग्निशन, इसको अलग से नहीं होता है, समझ पा रहे हैं? ऑटो इग्निशन कैसे हो जा रहा है? क्योंकि जो कंप्रेस्ड एयर के बाद हीट इतना ज्यादा है, टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि उसके कारण जैसे ही फ्यूल कंबस्शन यानी कि डीजल कांटेक्ट में आ रहा है तुरंत बर्निंग हो जा रही है। तो कहां से क्या स्पार्क है? कहोगे नहीं सर स्पार्क नहीं है। इंजेक्टेड फ्यूल, क्या फ्यूल के इंजेक्शन से इग्निशन हो रहा है? नहीं नहीं, फ्यूल का इग्निशन फ्यूल के इंजेक्शन से नहीं हो रहा है, ये चीज ध्यान रखो। फ्यूल का इग्निशन फ्यूल के इंजेक्शन से थोड़ा ना हो रहा है। आपने फ्यूल इंजेक्ट किया, अगर कंप्रेस्ड एयर के पास उतना हीट नहीं होता कि वो डीजल के सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा होता तो बर्न नहीं करता। इग्निटर की जरूरत नहीं है, कंबस्शन चैम्बर की, ऑफ कोर्स कंबस्शन चैम्बर की जरूरत है, लेकिन कंबस्शन चैम्बर फ्यूल को इग्नाइट नहीं करता है, माय डियर, समझ पा रहे हैं? तो यानी कि व्हाट शुड बी द करेक्ट वन, दिस सी, यानी कि ऑफ कोर्स इंजेक्टेड फ्यूल बिल्कुल नहीं, यानी कि जो हीट कंप्रेस्ड एयर के कारण, एयर के कंप्रेशन होने के कारण जो हीट रिजल्ट होता है, जो हीट मिलता है एयर में, जो हीट होता है उसमें फ्यूल को इंजेक्ट करने के कारण हमारा फ्यूल का क्या होता है? इग्निशन होता है, ठीक है। व्हाट शुड बी द बेस्ट वन? इट शुड बी सी, क्लियर है? इट शुड बी सी, यस।
स्कैवेंजिंग, स्कैवेंजिंग क्या होता है? क्लीनिंग। स्कैवेंजिंग का क्या मतलब है? क्लीनिंग। क्लीनिंग किसकी करते हैं? जो हमारा गैसेज होते हैं, ठीक है, जो हमारा कंबस्टेड गैसेज हैं, जो हमारे गैसेज जल चुकी हैं या बर्न्ड गैसेज हैं, इन गैसेज को हमें रिमूव करना होता है। बर्न्ड गैसेज को रिमूव करना हमारा क्या कहलाता है? स्कैवेंजिंग कहलाता है। ठीक है, तो स्कैवेंजिंग एयर इन डीजल इंजन मींस क्या होता है? देखो, हम लोग एयर का एक प्रेशराइज्ड एयर का सप्लाई करते हैं जो कंबस्ट गैसेज हैं, जो बर्न्ड गैसेज हैं, उनको रिमूव करने के लिए। क्लियर है? तो कह रहा है पहला ऑप्शन है एयर यूज फॉर कंबस्शन। नहीं नहीं, कंबस्शन के लिए इसका यूज नहीं करते। देखो, जो बर्न्ड गैसेज क्लीनिंग के लिए, स्कैवेंजिंग के लिए जो एयर सप्लाई किया जाता है, ये एयर जो सप्लाई किया जाता है स्कैवेंजिंग पर्पज के लिए, उसका काम कंबस्शन के लिए नहीं होता है। वो क्या करता है? जो बर्न्ड गैसेज हैं, देख पा रहे हैं, बर्न्ड गैसेज हैं, इनको क्या करना है? इंजन के सिलेंडर से एग्जॉस्ट पीरियड के ड्यूरेशन में बाहर निकालने के लिए हम लोग एयर को फोर्सफुली कंप्रेस्ड करके भेजते हैं। समझ पा रहे हैं? यस, इट शुड बी सी की डी, बर्न्ड एयर कंटेनिंग प्रोडक्ट ऑफ कंबस्शन। ये बर्न्ड गैस है, ये बर्न्ड एयर कंटेनिंग प्रोडक्ट्स ऑफ कंबस्शन। ये क्या है? ये सर बर्न्ड गैसेज हैं और इन्हीं गैसेज को निकालना है। अब इन गैसेज को निकालने के लिए क्या करोगे? आप एयर, कंप्रेस्ड एयर की सप्लाई करोगे। ध्यान रखना, उस कंप्रेस्ड एयर का काम क्या है? उस कंप्रेस्ड एयर का काम है कि जो बर्न्ड गैसेज है उसको बाहर निकालना। समझ पा रहे हो विकास? तो सी नहीं होगा बच्चा, डी होगा। वो एयर कह रहा है स्कैवेंजिंग क्या होता है ये नहीं पूछ रहे। स्कैवेंजिंग क्या है? बर्न्ड गैसेज को बाहर निकालना। स्कैवेंजिंग एयर क्या है? वो एयर जो फोर्सफुली बर्न्ड गैसेज को इंजन के सिलेंडर से बाहर निकालता है, वो एयर क्या कहलाता है? टू इंक्रीज आउटपुट। देखो, एक आता है स्कैवेंजिंग एयर, ठीक है, एक आता है सुपर चार्जिंग। सुपर चार्जिंग का काम होता है, सुपर चार्जिंग अलग से हम पढ़ाऊंगा मैं आपको। सुपर चार्जिंग का काम होता है पावर को बढ़ाना, ठीक है, इंक्रीज पावर आउटपुट। सुपर चार्जिंग का क्या मतलब है? पावर आउटपुट को इंक्रीज कर। क्लियर है विकास? अच्छा, डज द सप्लाई ऑफ स्कैवेंजिंग एयर। स्कैवेंजिंग एयर मतलब समझ पा रहे हो? हाई प्रेशर एयर जो सप्लाई कर रहे हैं जिससे कि हमारा बर्न्ड गैसेज को निकाला जा सकता है। हाई प्रेशराइज्ड है तो उसका ऑफ कोर्स डेंसिटी ज्यादा होगा देन द एटमॉस्फेरिक। मीन इंजन इज सुपरचार्ज्ड? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं। इट इज नॉट रिक्वायर्ड, इट इज नॉट मैंडेटरी। सुपर, देखो, स्कैवेंजिंग एयर जो होता है वो अलग चीज है। क्लियर है? स्कैवेंजिंग एयर अलग चीज है। जब सुपर चार्जिंग करते हैं तो सुपर चार्जिंग में क्या करते हैं हम लोग? सुपर चार्जिंग में हाई डेंस्ड एयर, हाई डेंस्ड एयर। अब डेंस्ड एयर कैसे बनेगा? कंप्रेस करके। इज सप्लाइड कब? ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक, ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक, ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक टू इंक्रीज पावर आउटपुट, टू इंक्रीज पावर आउटपुट। क्लियर समझ पा रहे? तो ये जो स्कैवेंजिंग एयर है ये हाई प्रेशर पे सप्लाई क्यों करते हैं? हाई प्रेशर मतलब हाई डेंसिटी, P बराबर क्या होता है? रो आर टी। ये दोनों तो कांस्टेंट है, यस। तो P किस पे डिपेंडेंट है? रो पे। हाई प्रेशर मतलब हाई डेंसिटी एट अ गिवन टेम्परेचर। क्यों करते हैं? जिससे कि वो फोर्सफुली कंबस्शन गैस को बाहर निकाल सके। अगर आप स्कैवेंजिंग एयर को हाई डेंसिटी पे सप्लाई कर रहे हो तो इसका कोई कंपलसरी नहीं है कि ये सुपरचार्ज्ड हो। समझ पा रहे हैं? तो मोस्टली वी से इट इज नॉट अ सुपर चार्जिंग। सुपर चार्जिंग का मतलब ये अलग है। सुपर चार्जिंग का मतलब समझिए, जैसे P बराबर मास फ्लो रेट इनटू W नेट। पावर क्या होगा? ओके सर, ये देखो, ये क्या होगा? दिस इज किलो जूल पर केजी। और सर ये क्या होगा? ये होगा केजी पर सेकेंड। अब यहां से देखो, केजी से केजी कटेगा, ये बन जाएगा किलो जूल पर सेकेंड, ठीक है। और किलो जूल पर सेकेंड को मैं बोलूं तो ये हो जाएगा सर किलोवाट। अच्छा अच्छा, डब्ल्यू नेट को चेंज मत करो, डब्ल्यू नेट को चेंज मत करो। अगर मास फ्लो रेट ऑफ एयर बढ़ा दिया आपने तो भी पावर क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। इसी मास फ्लो रेट को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं?
इसी मास फ्लो रेट को बढ़ाने के लिए हम लोग करते हैं सुपर चार्जिंग, इसी मास फ्लो रेट को बढ़ाने के लिए सुपर चार्जिंग करते हैं। क्लियर है? अच्छा ये बताओ, रेशियो ऑफ इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी टू द एयर स्टैंडर्ड साइकिल एफिशिएंसी, ये क्या है? यानी कि जो जो भी ये दो रेशियो है, एक तो इंडिकेटेड ईटा ITH बटे ईटा से कोई भी एक एयर स्टैंडर्ड साइकिल से ऑटो साइकिल, है ना, एयर स्टैंडर्ड साइकिल से ऑटो साइकिल। तो ये क्या था? इसको मैंने क्या बोला था? रिलेटिव एफिशिएंसी। इसको क्या बोला गया था बच्चा? रिलेटिव एफिशिएंसी। किसी साइकिल की एफिशिएंसी बटे आइडियल साइकिल की एफिशिएंसी, ये क्या कहलाता है? रिलेटिव एफिशिएंसी। तो व्हाट शुड बी द करेक्ट वन? दिस इज आवर रिलेटिव एफिशिएंसी। ये सारा चीज क्लास में कवर किया गया। इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए, इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए। इसका काम क्या है? कोई भी हमारा इन साइकिल है उसको कंपेयर करना, किसके कंपैरिजन में? देखो एयर स्टैंडर्ड साइकिल का मतलब समझ पा रहे हो? स्टैंडर्ड साइकिल। तो स्टैंडर्ड साइकिल के कंपैरिजन में कितनी एफिशिएंसी है, इस चीज को कंपेयर करना रिलेटिव एफिशिएंसी का काम है, रिलेटिव एफिशिएंसी का काम। अच्छा ये बताओ, कंप्रेशन रेशियो ऑफ आईसी इंजन। कंप्रेशन रेशियो मैंने बोला था क्या? पीवी डायग्राम आपको याद होगा, पीवी डायग्राम हम लोगों ने देखा था। देखिए यहाँ पे पीवी डायग्राम देख लेते हैं। सपोज ये पीवी डायग्राम है, दिस इज और पी, दिस इज और बी। जब कंप्रेशन स्ट्रोक था, सपोज करिए दिस इज स्टेट 1, हियर दिस इज स्टेट 2, और इसके बाद ये था हीट एडिशन, देन वी हैव एक्सपेंशन स्ट्रोक, देन हीट रिजेक्शन। देखो दिस इज 1, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था। ये क्या था? हीट सप्लाई था। ये क्या था? हीट रिजेक्शन था। मैंने ये बोला था ये V1 बटे V2, समझ पा रहे हो? कंप्रेशन रेशियो का मतलब क्या बोला था? V1 बटे V2। और V1 क्या होता है? VC प्लस VS। समझ पा रहे हो? ये सिलेंडर वॉल्यूम है। ये क्या है? दिस इज सिलेंडर वॉल्यूम। तो सिलेंडर वॉल्यूम बटे क्लियरेंस वॉल्यूम, या कंप्रेशन के स्टार्ट में वॉल्यूम बटे कंप्रेशन के एंड में वॉल्यूम, ये हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक, ये कंप्रेशन रेशियो होगा। तो आप ये बोलोगे कि सर देखो V1 का मतलब है कि VC प्लस VS अपॉन V2 क्या है? दिस इज आवर क्लियरेंस वॉल्यूम, दिस इज आवर क्लियरेंस वॉल्यूम। और ये इतना हमारा क्या है? दिस इज आवर स्ट्रोक वॉल्यूम। और V1 क्या है? V1 है सर यहां से यहां तक, तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगा? VC प्लस VS। ठीक है, यस। तो अब देख लो क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ एयर इन द सिलेंडर बिफोर कंप्रेशन। बिल्कुल ये किसकी बात कर रहा है सर? ये V1 की बात कर रहा है। एंड आफ्टर कंप्रेशन ये V2 की बात कर रहा है। तो यस, ये इसका मतलब ये क्या हो गया? ये आपका हो गया कंप्रेशन रेशियो। ये क्या हो गया मुन्ना? कंप्रेशन रेशियो। अच्छा, कह रहा है एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी किसका? ऑटो साइकिल का। किसके कंपैरिजन में? डीजल साइकिल। अब इसका कंपैरिजन का एक ही तरीका मैंने बताया था। क्या बताया था मैंने? हुआ ये था, मैंने देखो बताया था कि अगर ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल में कंपैरिजन करना है, ड्यूअल तो हमेशा बीच में आएगा। तो आपको की पॉइंट क्या देखना है? सेम कंप्रेशन रेशियो। अगर कहीं भी सेम कंप्रेशन रेशियो दिख गया, सेम कंप्रेशन रेशियो देख गया, तो हमेशा ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी ज्यादा होगी। बाकी कुछ लिखा है आप इससे कोई मतलब नहीं, बाकी इससे कोई लिखा है 8 का C। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल सही है जीशान, बिल्कुल जीशान सही है। क्लियर है? जब सेम कंप्रेशन रेशियो दिख गया, एक क्या लिखा हुआ? गिवन कंप्रेशन रेशियो, तो क्या बन गया? फिर एफिशिएंसी किसकी ज्यादा होगी? ऑटो साइकिल की। अदरवाइज किसकी होती? डीजल साइकिल। अच्छा ठीक है, अगर कोई बच्चा आपसे पूछता है कि सर इंटरव्यूज में, तो इंटरव्यू में तो मैंने एक तरीका बताया था कि आपको सेम कंप्रेशन रेशियो से क्या होता है। अगर आपको कोई पूछता है कि प्रूफ करके दिखाओ, तो कैसे प्रूफ करोगे? एक ये भी बता देता हूं। ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी देखो क्या होता है। कहोगे ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी सर 1 माइनस 1 अपॉन RC पे पावर गामा माइनस 1 है, जहां पे RC क्या है? कंप्रेशन रेशियो। एंड व्हाट अबाउट डीजल साइकिल? एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल, दिस इज हाउ मच? 1 माइनस 1 अपॉन RC पे पावर गामा माइनस 1, RC पे पावर गामा माइनस 1। एंड इसको छोड़ के रो पे पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा टाइम्स रो माइनस 1।
क्लियर है? कहोगे सर देखो यही अंतर होता है, इतना चीज देखो, अगर सर इसकी वैल्यू 1 हो जाए, ये जो ये ब्लू कलर के ब्रैकेट में लिखा हूं, इसकी वैल्यू 1 हो जाए सर, तो ये वाला पार्ट क्या है, व्हाट इज दिस पार्ट? ये कहोगे सर ये तो कुछ नहीं दिख रहा है, ये तो आपका ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी है। इतना पोर्शन क्या है सर, इतना पोर्शन ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी है, यही ना, दिस इज ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी। अच्छा ये बताओ, अगर कंप्रेशन रेशियो में फिक्स कर दूं, तो कंप्रेशन रेशियो फिक्स करने का मतलब समझ पा रहे हो, इसको फिक्स कर दो जितना ऑटो साइकिल में था, तभी तो अगर आरसी मैंने फिक्स कर दिया तो कहोगे सर ये बन गया ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी। कब कब? जब आरसी फिक्स है, ध्यान रखना, तभी ये होगा जब आरसी इज फिक्स्ड, मतलब सेम कंप्रेशन रेशियो। समझ पाए? तो जब सेम कंप्रेशन रेशियो बोल दिया आपने, आरसी इज फिक्स का मतलब सेम कंप्रेशन रेशियो बोल दिया, तो डीजल साइकिल की एफिशिएंसी क्या लिख सकते हो? डीजल साइकिल की एफिशिएंसी लिख सकते हो, डीजल साइकिल बराबर ऑटो साइकिल इनटू इतना टर्म, यही ना? कहोगे अच्छा सर एक चीज बताओ, ये देखो देखो देखो, ये क्या दिख रहा है, इसकी वैल्यू, जो ये टर्म दिख रहा है ना मुन्ना, इसकी वैल्यू दिस इज ऑलवेज मोर देन 1, ये पूरा टर्म की वैल्यू दिस इज ऑलवेज मोर देन 1, हमेशा ये वैल्यू क्या होगी, मोर देन 1 होगी। एक्सेप्ट कब? देखो अगर रो की वैल्यू 0 कर दे, समझ पा रहे हैं, तो रो की वैल्यू 0 कर देते हैं, तो भी रो की वैल्यू 0 कर देंगे तो 1 अपान गामा आ जाएगा, तो लेस देन 1 आ जाएगा। अदरवाइज इफ रो इज मोर देन 1, कट ऑफ रेशियो की वैल्यू मोर देन 1 है, तो आप इसमें वैल्यू रख के देख लो, आपको वैल्यू से रो इक्वल टू 2, अगर रो की वैल्यू 2 लिख देता हूं मैं, तो 2 पे पावर 1.4 माइनस 1 अपान 1.4 इंटू 2 माइनस 1, इसकी वैल्यू सॉल्व करो, ये मोर देन 1 आएगा, इसको सॉल्व कर लेना, मोर देन 1 आएगा। अच्छा ये बताओ, अगर इसकी वैल्यू मोर देन 1 आ रहा है, तो बताओ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, हाँ, तो अगर मोर देन 1 आ रहा है तो ये इसको टर्म को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। बिल्कुल, कहोगे सर बिल्कुल बढ़ा देगा, इसको बढ़ाने से क्या हो गया नुकसान, इसको बढ़ने से एक में से ज्यादा घट गया तो एफिशिएंसी घट गई। समझ पा रहे हो? अगर कंप्रेशन रेशियो सेम भी रखा मैंने तो भी इस टर्म के कारण चूंकि इसकी वैल्यू हमेशा मोर देन 1 होता है, तो इसके कारण होता क्या है माय डियर, हमेशा डीजल साइकिल की एफिशिएंसी ऑटो साइकिल से कम आती है। क्या प्रैक्टिकली मतलब प्रूफ कर पाओगे ना, लिख के, इंटरव्यूज में लिख के प्रूफ करना पड़ता है मुन्ना, वैसे तो ओरली तो बोलोगे ही, जो ओरली मैंने समझाया था, यहां से भी अब प्रूफ होता है कि अगर सेम कंप्रेशन रेशियो दिख रहा है तो चुपचाप मैं ऑटो साइकिल को क्यों एफिशिएंट जाते मानता हूं, क्योंकि वहां पर इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ये वैल्यू क्या हो जाती है सर, 1 हो जाती है, इसके केस में इसकी वैल्यू मोर देन 1 हो जाती है, तो इसके नाते ये टर्म बढ़ जाता है, इसके टर्म बढ़ने से एफिशिएंसी घट जाती है, इसके टर्म बढ़ने से एफिशिएंसी घट जाती है। क्लियर है जीशान? अच्छा फिर आता है कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू हमें बताना है किसकी, गैसियस फ्यूल की। देखो देखो फ्यूल कैसा हो सकता है, फ्यूल होता क्या है, फ्यूल कैसे हो सकता है, फ्यूल हो सकता है या तो सॉलिड, ठीक है, लिक्विड या फिर गैस, ठीक है। सॉलिड को, अब देखो कैलोरीफिक वैल्यू का क्या मतलब होता है कि 1 केजी फ्यूल ले लो, कितना एनर्जी देगा आपको, 1 केजी फ्यूल लेके आपने बर्न किया तो कितना एनर्जी दिया, तो आपने कहा सर किलो जूल पर केजी, किसके लिए, सॉलिड फ्यूल है ना, तो सॉलिड फ्यूल को किस में मेजर करोगे, किलोग्राम में, कोयला लेने जाओगे तो केजी में ही तो मेजर करोगे, लकड़ी लेने जाओगे तो केजी में ही मेजर करोगे, लेकिन लिक्विड और गैस की बात करोगे तो किस में मीटर करोगे, लीटर में, यानी कि वॉल्यूम में, मीटर क्यूब में। आप कहोगे सर 1 मीटर क्यूब का फ्यूल ले लो, उसको जलाने में कितनी एनर्जी मिला, तो मैं बोलूंगा बच्चा किलो जूल पर मीटर क्यूब, किलो जूल पर मीटर क्यूब। तो इन दोनों के लिए क्या होगा, किलो जूल पर लीटर या किलो जूल पर मीटर क्यूब। समझ पाए? क्लियर है? अब देखो कैलोरीफिक वैल्यू 2 तरह का होगा, एक तो हायर कैलोरीफिक वैल्यू और दूसरा हमारा लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। ध्यान रखना है, हायर कैलोरीफिक वैल्यू जिस भी फ्यूल में, इफ फ्यूल कंटेन्स हाइड्रोजन, अगर फ्यूल में हाइड्रोजन रहा तो वो बर्न करने पर क्या बना देगा, हाइड्रोजन H2O बना देगा, जिसको बोलेंगे वाटर वेपर। अब वाटर वेपर बना देगा तो वाटर वेपर के पास कुछ ना कुछ एनर्जी रहेगी, और
वो उस समय आपको मिलेगा फ्यूल से लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। क्यों? अगर कोई फ्यूल है जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अगर कोई फ्यूल है जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उसको बर्न किया तो चूंकि वो जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप उसकी पूरी एनर्जी एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, तो लोअर कैलोरीफिक वैल्यू मिलेगी। अगर किसी फ्यूल को बर्न करते हो उसमें हाइड्रोजन नहीं है माय डियर, किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब, बिल्कुल ठीक है, किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब, ठीक है। अगर कोई ऐसा फ्यूल है जिसमें हाइड्रोजन नहीं है तो वाटर वेपर नहीं होगा, तो उसके साथ एनर्जी वेस्ट नहीं होगा। यानी कि आप ये बोलोगे कि सर जो हायर कैलोरीफिक वैल्यू होता है ना, ये क्या होता है? लोअर कैलोरीफिक वैल्यू के साथ जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, हीट ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ये क्लियर है। अब ये क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगा तब इफ हाइड्रोजन इज नॉट प्रेजेंट, हाइड्रोजन इज नॉट प्रेजेंट, यानी कि वाटर वेपर नहीं बने तो क्या हो जाएगा? क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगा, तो उस समय हायर कैलोरीफिक वैल्यू लोअर कैलोरीफिक वैल्यू के बराबर हो जाएगा, यानी कि लोअर कैलोरीफिक वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? हायर कैलोरीफिक वैल्यू के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? चलो, तो यानी कि अब गैसियस फ्यूल है तो किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब, किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब, बिल्कुल जी शान, ठीक है। चलो, व्हाट अबाउट इंडिकेटेड पावर 4 स्ट्रोक इंजन का? देखो, इंडिकेटेड पावर क्या होता है? आईपी, मीन इफेक्टिव प्रेशर, इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर, है ना? दिस इज इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर, इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू वीएस। वीएस क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम। अब वीएस का डेफिनेशन समझो, वीएस बराबर क्या होता है? पाई बाई 4 डी स्क्वेयर इंटू एल इंटू एन, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये क्या है? व्हाट इज दिस? पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एल हो गया सर ये मीटर क्यूब, है ना? और ये क्या है? दिस इज रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। दिस इज आवर मीटर क्यूब पर रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन में कितना स्ट्रोक वॉल्यूम आएगा, ठीक है, इंटू रिवोल्यूशन पर मिनट। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगी? टोटल वैल्यू कितना आ जाएगी? हो गया सर टोटल की वैल्यू आ जाएगा मीटर क्यूब पर मिनट, मीटर क्यूब पर मिनट। अच्छा, ये तो एक सिलेंडर के लिए है। अगर के नंबर ऑफ सिलेंडर है तो के से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 सिलेंडर है, 4 सिलेंडर है, व्हाट इज के? के इज द नंबर ऑफ सिलेंडर, नंबर ऑफ सिलेंडर। अच्छा ठीक है, अब बात आती है कि सर देखो, अगर मैं इसको मीटर क्यूब पर सेकंड में लेके आना चाहूं तो क्या बोलूंगा? तो ये बोलूंगा पाई बाई 4 डी स्क्वेयर इंटू एल इंटू एन बाई 60। एन किस में होगा? एन तभी 60 से डिवाइड करोगे जब एन किस में हो? आरपीएम में हो, इंटू नंबर ऑफ सिलेंडर। क्लियर है? अब कहते हो कि सर देखो होता ये है, हमने देखा था कि 4 स्ट्रोक की अगर मैं बात करूं, देखो देखो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये देख लो, देखो 2 रिवोल्यूशन, ठीक है, 2 रिवोल्यूशन में कितना स्ट्रोक कवर किया? वीएस, ठीक है। 2 रिवोल्यूशन में भाई 4 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक की मैं बात कर रहा हूं, तो 1 रिवोल्यूशन में कितना होगा? होगा सर 1 रिवोल्यूशन में वीएस बाई 2, वीएस बाई 2। अच्छा, एन रिवोल्यूशन में क्या हो जाएगा? सर वीएस बाई 2 इंटू एन। एक इसकी बात कर रहे हैं, 4 स्ट्रोक की बात कर रहे हैं। अच्छा 2 स्ट्रोक की बात बताओ सर। 2 स्ट्रोक में एक रिवोल्यूशन में, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में ही पूरा स्ट्रोक हो जाता है, तो वीएस की वैल्यू कवर करता है। तो एन रिवोल्यूशन में कितना होगा? सर वीएस इंटू एन। तो हुआ ये कि कहा कि सर ऐसा करो, इसको वीएस बोल दो, इसको क्या बोल दो? ये वीएस बोल दो, ठीक है। अब देखो ये वीएस है, व्हाट इज दिस? दिस इज वीएस, ये पूरा का पूरा किसमें बोल दो? वीएस बोल दो, ठीक है। और देखो ये क्या लिख सकते हो? ये लिख सकते हो वीएस इंटू एन बाई 2, और ये क्या होगा? वीएस इंटू एन। यानी कि सर देखो एन को, एन की वैल्यू क्या होगी? एन की वैल्यू हो जाएगा, इसको मैं एन आई लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं? एन आई, एन आई। एन आई की वैल्यू क्या हो जाएगा? एन बाई 2, किसके लिए? 4 स्ट्रोक, एंड एन हो जाएगा किसके लिए? 2 स्ट्रोक। क्या यहां से समझ पा रहे हो? एन की जगह पे देखो ये वीएस पूरा लिख सकता हूं, एन की जगह पे केवल एन रहेगा 2 स्ट्रोक के लिए, और एन बाई 2 हो जाएगा किसके लिए? 4 स्ट्रोक के लिए। तो
क्या फाइनल फार्मूला बना? फाइनल फार्मूला जो बना Vs, दिस इज पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वेयर इंटू एल इंटू एन बाई, ऑफ कोर्स बाई 60 इधर हो गया, हाँ एन बाई 2 किसके लिए हो गया सर? 4 स्ट्रोक के लिए। और Vs की वैल्यू हो गया पाई बाई 4 डी स्क्वेयर एल बाई 60 इंटू एन, ये किसके लिए हो गया? ये 2 स्ट्रोक के लिए। और ये वाला किसके लिए हो गया? 4 स्ट्रोक के लिए। क्या ये समझ पा रहे हो? क्या ये समझ पा रहे हो? यानी कि एन आई के जगह पे एन बाई 2 रखना तब जब 4 स्ट्रोक होगा, और केवल एन रख देना है जब 2 स्ट्रोक हो। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, एक बच्चा अगर किसी को कंफ्यूजन ये होगा कि सर देखो अगर कुछ भी मेंशन नहीं करता, आईसी इंजन बोल दिया, अब आईसी इंजन तो दोनों हो सकते हैं ना, 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक दोनों हो सकते हैं। अगर नथिंग इज मेंशन, इफ नथिंग इज मेंशन एज्यूम 4 स्ट्रोक, यहां पर ये देख लो, ठीक है। अच्छा, यहां पे लिख देता हूं, इफ नथिंग इज मेंशन, नथिंग इज मेंशन एज्यूम 4 स्ट्रोक। समझ पा रहे हो? अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो क्या एज्यूम करोगे? 4 स्ट्रोक इंजन एज्यूम करोगे। जिसान, क्या क्लियर है बच्चा? इसमें कोई परेशानी हो तो बताइए। अच्छा बताओ, अब देखो क्या आया, स्ट्रोक वॉल्यूम, इंडिकेटेड पावर क्या आ गया, व्हाट इज आईपी? ओके सर, इंडिकेटेड पावर दो चीज आया। इंडिकेटेड पावर की वैल्यू बोला जाए तो ब्रेक इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू वीएस, ठीक है। तो पी तो ऐसे रहने दो, और वीएस की वैल्यू क्या था सर? पाई बाई 4 डी स्क्वेयर एल बाई 60 इंटू एन आई था। एन आई की वैल्यू एन बाई 2 होता है। व्हाट इज दिस? ये हमारा एरिया है ना, दिस इज एरिया ना, यस, ठीक है। तो इसको कर देते हैं P इंटू ए इंटू एल, ठीक है, बाई कितना? 60 इंटू एन बाई 2, ठीक है, एन बाई 2। अगर एन की वैल्यू आरपीएस में हो, देखो 60 एन की वैल्यू किसमें है? आरपीएम में। तो एन की वैल्यू आरपीएम में है तो 60 से डिवाइड करना जरूरी है, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे 60 इन्होंने नहीं लिखा है तो अब क्या करें? 60 किसी में नहीं लिखा है तो छोड़ दो। तो देखो ये क्या बन गया? P A L N बाई 2, P A L N बाई 2, देखो P A L N बाई 2, आई थिंक C, 10 का C, 10 का C, क्लियर है? P A L N बाई 2, देखो 60 नहीं लिखा है, 60 कहीं पे नहीं लिखा हुआ, तो इस नाते मैं नहीं कवर कर रहा हूँ, ठीक है। ये 4 स्ट्रोक है, अगर 2 स्ट्रोक होता तो क्या होता? 2 स्ट्रोक होता तो ये वाला, ये किसके लिए हो जाता? 2 स्ट्रोक। ये किसके लिए होता? 4 स्ट्रोक। इसके लिए करेक्ट कौन है? सी वाला ऑप्शन। चलो, इफ द इनटेक एयर टेम्परेचर ऑफ आईसी इंजन इंक्रीजेस, इनटेक मतलब जो एयर आ रहा है उसका टेम्परेचर बढ़ा दे तो क्या होगा? देखो एफिशिएंसी को मैं 1 माइनस TL अपॉन TH लिख सकता हूं कि नहीं? ओके सर, ये तो बिल्कुल गलत है ऑटो साइकिल के लिए। क्यों? क्योंकि ऑटो साइकिल में कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस थोड़ा ना होता है, हीट एडिशन वगैरह कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस पे नहीं होता है। लेकिन मैं मान लेता हूं कि ये इक्विवेलेंट है। ये क्या है? इक्विवेलेंट है। मतलब आपको मैंने बताया था कि फार्मूला ये भी लगाया जा सकता है, थ्योरी पार्ट में मैंने बताया था कि ये भी फार्मूला लगाया जा सकता है, लेकिन इक्विवेलेंट टेम्परेचर निकालना पड़ेगा। जनरल पर्पज के लिए मैंने एज्यूम कर लिया कि ये TL और TH ना इक्विवेलेंट टेम्परेचर है। अच्छा ये बताओ, TH की वैल्यू आप चेंज नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो कि अगर मैं TL को क्या कर दूं, अगर मैं इनटेक टेम्परेचर ऑफ आईसी इंजन यानी कि लोअर टेम्परेचर यानी कि TL को क्या कर दूं? बढ़ा दूं। TH चेंज नहीं हो रहा है, अगर आप TL को बढ़ाओगे तो क्या होगा? ये वाला पूरा टर्म बढ़ेगा कि नहीं? अगर आपने इसको बढ़ाया तो ये पूरा टर्म बढ़ेगा कि नहीं? हाँ, ये पूरा टर्म बढ़ेगा तो एफिशिएंसी क्या होगी? घटेगा। एफिशिएंसी क्या होगी? घटेगा। क्लियर समझ पा रहे? कोई इशू है? अब कहोगे कि सर रियल में बताओ, ये तो समझ पा गए ना, एफिशिएंसी क्या होगी? डिक्रीज कर जाएगी। एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। अब ये बताओ थ्योरेटिकली इसको कैसे? ये तो ठीक है, ये तो आपने थ्योरेटिकली एज्यूम कर लिया, आपने फार्मूला से प्रूफ कर दिया। जब माय डियर टेम्परेचर बढ़ता है ना तो P बराबर क्या होता है? रो RT। प्रेशर अगर कांस्टेंट रखूं, प्रेशर क्या रख दूं? कांस्टेंट रख दूं, तो होता ये क्या है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो डेंसिटी क्या हो जाती है? घट जाती है। और जब डेंसिटी घटता है ना तो यानी कि समझ पा रहे हो, जो मास है वो कम हो जाएगा। अरे रो बराबर क्या होता है?
रो बराबर सर एम बाई वी होता है, तो मास बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू वी। वॉल्यूम अगर सेम रहा और डेंसिटी आपने घटा दिया तो मास भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, मास भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी कि माय डियर, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा के, टेम्परेचर इनटेक टेम्परेचर बढ़ गया तो उसकी डेंसिटी घट गई, उसकी डेंसिटी घट गई तो इसका मतलब समझ पा रहे हो कि कम मास जा पा रहा है एयर का। क्यों कम मास जा पा रहा है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ गया। आप ये भी बोल सकते हो वॉल्यूम बढ़ गया, तो वॉल्यूम बढ़ गया, या ये बोल दे कि कम मास जा पा रहा है। समझ पा रहे हो भाई, टेम्परेचर बढ़ाओगे ये कैसे भी कर सकते हो कि सर टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो रो बराबर क्या होता है सर एम बाई वी। तो मास देखो वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी हमारा क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है, सेम मास के लिए। या आप बोल सकते हैं कि अगर आपने वॉल्यूम सेम रखा तो मास कंपैरिजन, मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मास कम हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, पावर आउटपुट कम हो जाएगा, यानी कि पावर आउटपुट कम हो जाएगा तो इसका मतलब फॉर द सेम हीट सप्लाई पावर आउटपुट कम हो गया तो एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी, पावर आउटपुट कम हो गया तो क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी माय डियर। क्लियर है, यानी कि हमें क्या पता चला कि भाई एफिशिएंसी डिक्रीज करेगा, उसके दो कारण मैंने बता दिया, टेम्परेचर के थ्रू भी और रियल में क्या होता है ये भी। अच्छा, सारे जो हीट इंजन होते हैं ये क्या यूटिलाइज करते हैं, हीट इंजन दे यूटिलाइज मोस्टली हाई हीट वैल्यू ऑफ द ऑयल, ठीक है, ऑयल की हाई हीट वैल्यू अप्लाई, ठीक है। दे डू नॉट यूजुअली कंटेन्स हाइड्रोजन, तो उनका बर्न करने पे जो हमारा वाटर वेपर वगैरह नहीं बनता है, तो मोस्टली जो हीट इंजन होते हैं दे यूटिलाइज हायर हीट वैल्यू, दे यूटिलाइज हायर हीट वैल्यूज। क्लियर है, बाकी और सब चीजें तो फालतू है। अच्छा बताओ, इंडिकेटर डायग्राम, एंड इंडिकेटर डायग्राम इज यूज टू डिटरमाइन फॉलोइंग। इंडिकेटर डायग्राम मतलब समझ पा रहे हो, इंडिकेटर डायग्राम का मतलब होता है पीवी डायग्राम, ठीक है। हुआ ये था कि शुरू में हमने पीवी डायग्राम बनाया कैसे था, एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लिया और इसमें माय डियर एक ऐसे इलास्टिक मेम्ब्रेन लगा दिया, इलास्टिक मेम्ब्रेन, और इसमें एक पेन लगा दिया, इसमें क्या लगा दिया, एक पेन लगा दिया। अब जैसे जैसे पिस्टन को इधर में दबाते गया, एक चार्ट था, एक क्या था, चार्ट। इस चार्ट का नाम क्या था, इंडिकेटर चार्ट। क्या नाम था, इंडिकेटर चार्ट। तो हुआ ये कि इस पेन जो ये पेन था, इस पेन ने इस पे एक डायग्राम बनाया, इस पेन ने जैसे जैसे वॉल्यूम में चेंजेज आया, इस पेन ने एक डायग्राम बनाया। बाद में इस डायग्राम को बोल दिया गया इंडिकेटर डायग्राम। इस डायग्राम को क्या बोल दिया गया, इंडिकेटर डायग्राम। क्यों, क्योंकि ये किस पे बनाया गया था, इंडिकेटर चार्ट पे बनाया गया था, तो इस नाते इस डायग्राम को क्या बना दिया गया, इंडिकेटर डायग्राम बन गया। और ये क्या शो कर रहा था, ये जो डायग्राम शो कर रहा था, ये प्रेशर और वॉल्यूम का वेरिएशन शो कर रहा था। यहाँ पर देख पा रहे हो कि वॉल्यूम का वेरिएशन हो, जब वॉल्यूम घट रहा है तो प्रेशर के साथ क्या होगा, इस चीज को देखने के लिए, इस चीज को देखने के लिए हम लोगों ने इंडिकेटर चार्ट यूज किया और उसके थ्रू एक पीवी डायग्राम बनाया। इस पीवी डायग्राम का ही नाम पड़ गया इंडिकेटर डायग्राम। अब इंडिकेटर डायग्राम से क्या मिलता है, एरिया ऑफ इंडिकेटर डायग्राम, व्हाट इज एरिया ऑफ इंडिकेटर डायग्राम, ये किसके बराबर होता है, इंडिकेटेड पावर के बाद, ये किसके बराबर होता है, इंडिकेटेड पावर। यानी कि अगर पीवी डायग्राम मिल गया और उसका एरिया आपने निकाला तो क्या मिल गया, इंडिकेटेड पावर। क्लियर है, अच्छा आईपी मिल गया तो इंडिकेटेड हार्स पावर। अब देखो व्हाट इज आईपी, जो पावर निकल गया, क्या मैं इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर, इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर इंटू वीएस निकाल सकता हूं, यस। अब देखो ये वैल्यू क्या होता है, गिवन, ये वैल्यू क्या होता है, गिवन। आईपी की वैल्यू कहां से निकाल लिया, एरिया पीवी डायग्राम, दिस इज एरिया पीवी डायग्राम। तो क्या मैं यहां से वीएस की वैल्यू निकाल सकता हूं, हाँ सर। तो यानी कि पहली बात तो जो इंडिकेटर डायग्राम से मैं आईपी की वैल्यू निकाल सकता हूं, यस। दूसरी बात, जब आईपी निकल जाएगा तो मैं वीएस की भी वैल्यू निकाल सकता हूं, यानी कि सेप्ट वॉल्यूम की भी वैल्यू निकाल सकता हूं। तो व्हाट शुड बी द करेक्ट वन, मीन इफेक्टिव प्रेशर एंड इंडिकेटेड हार्स पावर। सेप्ट वॉल्यूम निकल के आ जाएगा ना, वीएस की वैल्यू निकल के आ जाएगा, ये वैल्यू पता है आपको, तो यहां से पावर की वैल्यू भी निकल जाएगी, इंडिकेटेड हार्स पावर भी निकल जाएगा, ठीक है। और ये भी पता है, अगर ये वैल्यू नहीं दिया हुआ है, वीएस की वैल्यू गिवन है, अगर वीएस की वैल्यू गिवन है, ठीक है, अगर मैं मान लू कि वीएस क्या दिया हुआ है, वीएस हमारा गिवन, ठीक है, तो क्या निकाल लोगे, इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर, इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर, तो यहाँ पे आ जाएगा इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर। क्लियर है, तो इंडिकेटेड पावर और इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर दोनों वैल्यू निकाल सकते हैं। तो व्हाट शुड बी द करेक्ट वन, द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन डी, करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन डी। अच्छा, फ्यूल ऑयल कंजम्पशन गारंटीज फॉर आईसी इंजन आर यूजुअली,
जो आईसी इंजन में होते हैं, ठीक है, जो आईसी इंजन में फ्यूल कंजम्पशन होते हैं, आईसी इंजन आर यूजुअली बेस्ड ऑन ऑयल। अगर है तो ऑयल के साथ वी आर कंसीडर हायर हीट वैल्यू, ठीक है, जो फ्यूल ऑयल कंजम्पशन होता है आईसी इंजन में वो किस पे, हायर हीट वैल्यू पे हम लोग कंसीडर करते हैं, ड्राई एनालिसिस कंसीडर करके। अच्छा ठीक है, एयर स्टैंडर्ड साइकिल की एफिशिएंसी क्या होती है, 1 - 1 अपॉन आरसी पे पावर गामा -1, ठीक है, तो आई थिंक दिस 1 - 1 अपॉन आरसी पे पावर गामा -1। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, ये क्वेश्चन करवा चुका हूं। बताओ कंप्रेशन रेशियो अगर 5 से 6 होता है तो कितना परसेंट इंक्रीज कर जाता है एफिशिएंसी, मैंने बोला था कितना, नियरली 8%, 7 पॉइंट समथिंग 7.68 ऐसे कुछ बताया था। 5 से 6 होता है तो कितना होता है, 5 से 6 होता है तो लगभग 8% इंक्रीज करता है। 5 से 7 होता है तो लगभग कितना होता है, 8 और 8 कितना हो जाता है, नियरली ये 8% है ना, 7.68 ऐसे कुछ होता है, ठीक है, तो 7 + 7 कितना, 14%, नियरली कितना, अगर 5 से 6 हो रहा है तो लगभग 7-8% के करीब चेंजेस आएंगे, इंक्रीज होगा, और 5 से 7 होता है तो नियरली 14%। ये सारा चीज मैंने आपको प्रूफ करके बताया था। व्हाट शुड बी करेक्ट ऑप्शन, डी। व्हाट शुड बी द करेक्ट वन, डी। लेकिन अगर 5 से 7 हो जाता है तो 5 से 7 होता है तो कितना परसेंट इंक्रीज करेगा, कितना परसेंट इंक्रीज करेगा, 14%। अच्छा इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करने को भी तरीका मैंने बताया था, किस तरीके से आप कैलकुलेट करना है, ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ये क्वेश्चन मैंने प्रूफ किया हुआ है क्लास में, ये दोनों क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया, आप वहां पे देख लेंगे। अच्छा, इन केस ऑफ गैस टर्बाइन द गैसियस फ्यूल कंजम्पशन गारंटीज आर बेस्ड ऑन, देखो ऑयल है, ठीक है, ऑयल है तो हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन कंटेंट के चांसेस, भाई फ्यूल है, अगर गैसियस फ्यूल है तो उसमें हाइड्रोजन के चांसेस बहुत है, ठीक है, तो गैसियस फ्यूल है तो ऑफ कोर्स देयर में भी कि हाइड्रोजन में प्रेजेंट, जब हाइड्रोजन प्रेजेंट हो सकता है, जब हाइड्रोजन प्रेजेंट हो सकता है तो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो फिर आपका क्या बनेगा, कहोगे सर वाटर वेपर बनेगा, क्या बनेगा, वाटर वेपर, और वाटर वेपर बनेगा तो क्या यूटिलाइज कर पाएगा, लोअर हीट वैल्यू, यानी कि लोअर कैलोरीफिक वैल्यू ही यूटिलाइज कर पाएगी। इस नाते गैस टरबाइन में हम लोगों का यूटिलाइज करते हैं लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, क्यों, क्योंकि ये गैसियस फ्यूल है, ऑयल होता तो क्या यूज करते हैं, हायर कैलोरीफिक वैल्यू यूज करते हैं, ठीक है, गैस गैस है तो हमारा क्या होगा, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू यूज किया जाएगा, ठीक है। इन टिपिकल मीडियम स्पीड, कैसा होना चाहिए, मीडियम स्पीड होना चाहिए, 4 स्ट्रोक है, 4 स्ट्रोक है, तो वाल्व जो होता है वो कितने डिग्री पहले ओपन होता है, देखो बताया था मैंने 10 to 30 डिग्री, मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद है 10 to 30 डिग्री ऐसे कुछ रेंज बताया था, जिसमें मैंने बोला था 10 डिग्री लो स्पीड और हाई स्पीड, टॉप डेड सेंटर के 10 डिग्री पहले ही, दोनों में 10 डिग्री पहले ही ओपन हो जाता है, क्लियर है, और बंद कितना पे होता है, लो स्पीड में 10 डिग्री बाद बंद होता है, मीडियम में हाई स्पीड में कितना, लगभग 60 डिग्री बाद बंद होता है, और जनरल में कितना होता है, लगभग 35 डिग्री बाद बंद होता है। ये किसकी बात कर रहे हैं, बॉटम डेड सेंटर। और जनरल की बात करेंगे, जनरल की बात करेंगे तो लगभग 20 डिग्री पहले ओपन होता है। लो स्पीड हाई स्पीड में 10 डिग्री पहले ओपन होता है, और लो स्पीड में 10 डिग्री बाद बंद होता है, हाई स्पीड में 60 डिग्री बाद बंद होता है। जनरल की बात करें 20 डिग्री पहले क्लोज ओपन होगा और लगभग 35 डिग्री बाद बंद होता है। तो ये सारा चीज मैंने आपको क्लियर सब कुछ बताया हुआ है क्लास वाले में। तो देखो 20 डिग्री पहले ओपन होता है और बंद होता है 35 डिग्री पहले, 35 डिग्री बाद किसके, बीडीसी के। टीडीसी के 20 डिग्री पहले ओपन होगा और 35 डिग्री बाद बंद होगा। 19 यस बिल्कुल जी शान, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ प्रेशर एंड टेम्परेचर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन, किसमें, पेट्रोल इंजन में। पेट्रोल इंजन में जो प्रेशर होता है कंप्रेशन के बाद वो कम होता है, वो नियरली कितने होता है, 6 से 12 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और टेम्परेचर कितना होता है, 250 से 350 डिग्री सेल्सियस, 250 से 350 डिग्री सेल्सियस, क्लियर है, ये फैक्ट्स बेसिस है। अच्छा ये बताओ क्या वैल्यू निकाल सकते हो, क्या वैल्यू निकाल सकते हो, यस माय डियर। देखो T2/T1 बराबर क्या होता है, आरसी पे पावर गामा -1। अब आपको मैंने बताया था आरसी पे पावर गामा -1 की वैल्यू मैंने चार्ट में बनाया है, ठीक है। आप ये वैल्यू अगर पता है, ये वैल्यू हो सकता है गिवन हो, आपको दिया रहेगा, ठीक है, T1 की वैल्यू दिया रहेगा, गिवन होगा।
और ये T2 क्या हो जाएगा, T2 इज द टेम्परेचर आफ्टर कंप्रेशन, तो T2 की वैल्यू यहां से निकाल लोगे। ठीक है, नियरली जब हम निकालते हैं तो 6 से 12 के बीच में आता है, 6 से 12 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑफकोर्स लोअर कंप्रेशन रेशियो में, और टेम्परेचर जो आता है 250 से 350 डिग्री सेल्सियस का रेंज आता है। अच्छा, और कितना होता है जनरल टेम्परेचर सिलेंडर के अंदर, कितना होता है 180 डिग्री सेल्सियस, जनरल टेम्परेचर कितना होता है 180 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, यहीं पर जब बात आती है किसकी, डीजल इंजन की, जब डीजल इंजन की बात आती है तो डीजल इंजन में प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, किसमें, कंप्रेशन के बाद प्रेशर की वैल्यू बहुत ज्यादा आ जाती है, और ये नियरली 35 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एसआई में कितना था 6 से 12, और ये वैल्यू कितना हो जाता है 35 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 35 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सारा डाटा मैंने लिखवाया है मेरे ख्याल से, ठीक है, फिर भी आप याद रखेंगे क्योंकि ये फैक्ट्स बेसिस है। क्लियर है, देखो 6 से 12 किसका था एसआई, 35 किसका है सीआई, ऑफकोर्स किसमें केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, मैक्सिमम टेम्परेचर ये भी मैंने बताया था आपका, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना चला जाता है 2 से 2500 डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम टेम्परेचर कितना चला जाता है 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम टेम्परेचर 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। मैक्सिमम टेम्परेचर मतलब समझ पा रहे हैं, आफ्टर कंबस्शन, आफ्टर कंबस्शन, ठीक है। अच्छा बताओ, द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल हैविंग फिक्स्ड कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेशन रेशियो क्या है फिक्स है, विद इंक्रीज इन कट ऑफ रेशियो। क्या बोला था मैंने, जैसे कट ऑफ रेशियो बढ़ेगा, समझ पा रहे हैं, अगर अल्फा बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है लोड बढ़ रहा होगा, और इसके कारण क्या होता है एफिशिएंसी डीजल साइकिल की क्या होती है घटती। जैसे आपको कट ऑफ रेशियो बढ़ता है, मैंने प्रूफ करवाया था आपको, कट ऑफ रेशियो जैसे जैसे बढ़ता है तो डीजल साइकिल की एफिशिएंसी क्या होती है घटती जाती है। प्रूफ करके जब दिखा दो बच्चा, प्रूफ अगर आप करोगे तो डीजल साइकिल की एफिशिएंसी क्या होती है, देखो ये बन जाएगा 1 माइनस 1 अपान आरसी पे पावर गामा माइनस। कंप्रेशन रेशियो क्या कर दिया फिक्स कर दिया, कंप्रेशन रेशियो फिक्स कर दिया, बचा कितना रो पे पावर गामा माइनस 1 अपान गामा टाइम्स रो माइनस 1। अब जैसे जैसे रो बढ़ाओगे ना, जैसे जैसे रो बढ़ाओगे तो ये जो पूरा टर्म है, कौन सा टर्म, इसकी वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ेगा। अगर ये वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ेगा, आरसी की वैल्यू क्या है फिक्स्ड है, तो डीजल साइकिल की एफिशिएंसी क्या होगी घटेगी। क्लियर है जिसान, पक्का, यस, व्हाट शुड बी, वैसे ही डायरेक्टली अगर कट ऑफ रेशियो बढ़ रहा है तो एफिशिएंसी क्या होगी, अरे अरे डीजल साइकिल की एफिशिएंसी क्या होगी घटेगी। क्लियर है, डीजल साइकिल की एफिशिएंसी घटेगी। अच्छा, पिकअप द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट निकालना है, गलत स्टेटमेंट निकालना है हमें। एक यही लास्ट वाला देखो, अच्छा पेट्रोल इंजन वर्क ऑन ऑटो साइकिल, बात सही है लेकिन करेक्ट गलत स्टेटमेंट निकालना, तो ये गलत है, ये बात सही है लेकिन ठीक है। टू स्ट्रोक इंजन कैन रन इन एनी डायरेक्शन, यस बिल्कुल, टू स्ट्रोक इंजन दोनों डायरेक्शन में रन कर सकता है, ठीक है, ये बात सही है लेकिन गलत स्टेटमेंट निकालना, इस नाते ये ऑप्शन में नहीं होगा। इन 4 स्ट्रोक इंजन पावर स्ट्रोक इज ऑब्टेन्ड इन 4 स्ट्रोक्स, यस 4 स्ट्रोक बोल दो या 2 रिवोल्यूशन बोल दो, 2 रिवोल्यूशन या 4 स्ट्रोक, ये भी बात सही है लेकिन ये गलत ऑप्शन है क्योंकि रॉन्ग स्टेटमेंट लेना है। थर्मल एफिशिएंसी ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन इज मोर ड्यू टू पॉजिटिव स्कैवेंजिंग, ऑफ कोर्स ये भी सही है बट यस हमें गलत स्टेटमेंट निकालना है। पेट्रोल इंजन ऑक्यूपाइज मोर स्पेस देन द डीजल इंजन, डीजल इंजन क्या होते हैं बल्कि होते हैं, डीजल इंजन क्या होते हैं दे आर बल्की, अगर बल्कि होते हैं तो इनका साइज बहुत ज्यादा होता है, बल्कि का मतलब क्या होता है साइज बहुत बड़ा होता है, तो साइज बड़ा होता है तो इसका मतलब स्पेस ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा, स्पेस की रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है। यहाँ पे कह रहा है कि पेट्रोल इंजन ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, नहीं नहीं,
डीजल इंजन स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करता है माय डियर, पेट्रोल इंजन स्पेस कम ऑक्यूपाई करता है सेम पावर आउटपुट के लिए। इस नाते ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट गलत है तो ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। यस, ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल जी। अच्छा, कंबस्शन इन कंप्रेशन इंजन, सीआई में बताओ कंबस्शन क्या होता है। मैंने बोला था हेट्रोजीनियस, बार बार बोला था हेट्रोजीनियस। क्यों? सीआई इंजन में जो मिक्सचर शुरू से नहीं जाता है, पहले एयर होता है, एयर में आपने फ्यूल सप्लाई किया, अब वो फ्यूल का होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा ना हो पाएगा, कहीं फ्यूल ज्यादा मिला, कहीं पे फ्यूल कम मिला, तो इसके कारण जो कंबस्शन होता है सीआई इंजन में वो हेट्रोजीनियस होता है, होमोजीनियस नहीं होता है। एसआई इंजन में क्या होता है, फ्यूल और एयर ऑलरेडी मिक्स होके आते हैं और होमोजीनियसली मिक्स्ड होते हैं। क्लियर है? यस, 25 का बी, बिल्कुल बच्चा, वेरी गुड। अच्छा, जो फ्यूल सप्लाई करते हैं, ये मैंने प्रेशर वगैरह ये सब रेंज बताया हुआ है। फ्यूल जो डीजल इंजन में वो नॉर्मली कितने प्रेशर पे इंजेक्ट किया जाता है, जो फ्यूल सप्लाई करते हैं फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू, जो फ्यूल सप्लाई करते हैं फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू, वो नॉर्मली कितने में होता है, नॉर्मली 130 150 के अराउंड, है ना। 130 150 के अराउंड, मतलब मैं लिख सकता हूँ 90 to 130, 90 to 130, ठीक है। 130 150 के अराउंड होता है, तो 130 to 150 यानी कि ये रेंज सही होगा, 90 to 130। अच्छा, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन देखो, पर ब्रेक हार्स पावर, मास ऑफ द फ्यूल, ये स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन है, ठीक है। पर ब्रेक हार्स पावर आर, यानी मास ऑफ द फ्यूल पर आर पर यूनिट ऑफ ब्रेक पावर, ये कितना होता है। ये किसकी बात कर रहे हैं, डीजल की, ये किसकी बात कर रहे हैं, ये डीजल है। देखो, ये समझ पा रहे हो, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन ये किसमें पूछ रहे हैं, मास ऑफ द फ्यूल, किसमें, केजी पर आवर्स में, ठीक है, टू प्रोड्यूस 1 किलोवाट ऑफ ब्रेक हार्स पावर, इसमें पूछ रहे हैं। अच्छा, ये वैल्यू देखो, जब ये एसआई इंजन होता है, एसआई इंजन के लिए कितना होता है, एसआई इंजन के लिए होता है 0.25, ठीक है। और जो सीआई इंजन के लिए होता है ये 0.20 होता है। सीआई इंजन के लिए लगभग कितना होता है, 0.20। सीआई इंजन के लिए कम होता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्रेक हार्स पावर किसके लिए कम होता है, सीआई इंजन के लिए कम होता है, एसआई इंजन के लिए ज्यादा होता है। ये डीजल है, डीजल का मतलब कितना होता है, सीआई इंजन, सीआई का मतलब कितना हो गया, 0.2 kg। अगर एसआई होगा तो कितना हो जाएगा, 0.25 kg। क्लियर है, 0.25 kg। अच्छा, ये बताओ, टेम्परेचर ऑफ इंटीरियर सरफेस, सिलेंडर के इंटीरियर सरफेस का टेम्परेचर कितना होता है, मैंने कितना बोला था, 180 डिग्री सेल्सियस के अराउंड, 180 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। यहाँ पे देखो कितना ऑप्शन है, यस, 180 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। अच्छा, ये देखो, ये बच्चे बहुत गलत करते हैं, सेंसिटिविटी ऑफ ए गवर्नर, एक्चुअली ये टोम का टॉपिक है, थ्योरी ऑफ मशीन का टॉपिक है, बट यहाँ पे दिया हुआ है तो मैं बता देता हूँ। देखो, एक चीज बहुत क्लियर समझ लो बच्चा, आप अपने कॉन्सेप्ट को गलत मत करिएगा। सेंसिटिविटी जो डिफाइंड होती है ना गवर्नर की, सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n1 minus n2। व्हाट इज n1? n1 इज द मैक्सिमम स्पीड, पूरे लूप में मैक्सिमम स्पीड, और n2 क्या है, मिनिमम स्पीड। ये चीज ध्यान रखना। सेंसिटिविटी रेंज पे डिपेंडेंट है। क्लियर है, सेंसिटिविटी क्या होती है, रेंज पे डिपेंडेंट है। अच्छा, अब सेंसिटिविटी डिफाइन कैसा होता है, तो सेंसिटिविटी की वैल्यू जो होती है ये होता है n मीन बटे n रेंज। ये ध्यान रखना, ये इसका उल्टा, मोस्टली बच्चे इसका उल्टा लिखते हैं, वो गलत है, ध्यान रखना। कुछ छोटे छोटे किताबों में ऐसा दे देता है इसका उल्टा, आप इसका उल्टा मत लिखिएगा। मीन वैल्यू ऊपर आएगी, रेंज वैल्यू नीचे आएगी, हमेशा इसमें कोई भी गलत नहीं है बच्चा। अगर सेंसिटिविटी ऑफ गवर्नर पूछ रहा है तो यही वाला सही है, यही वाला सही है बच्चा, और कोई भी सही नहीं है, इसका उल्टा बच्चे लिखते हैं। तो ये वैल्यू हो जाता है n मैक्सिमम प्लस n मिनिमम बाई 2 टाइम्स n मैक्सिमम माइनस n मिनिमम। ये हमारा क्या हो जाता है, सेंसिटिविटी।
ये हमारा क्या हो जाता है, सेंसिटिविटी। हाँ, एक चीज ध्यान रखना है, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर गवर्नर प्रैक्टिकल गवर्नर है, कैसा है, प्रैक्टिकल गवर्नर है, अगर गवर्नर को अकेले चला रहे हो तो जो मैंने बताया वो सही है। अगर कोई प्रैक्टिकल गवर्नर है, मतलब वो गवर्नर एप्लीकेशन में यूज किया जा रहा है, मतलब वो गवर्नर किसी इंजन के साथ कपल्ड है, कपल्ड विद इंजन, ठीक है, इसके केस में जो सेंसिटिविटी हो जाएगी ये उल्टा हो जाती है। इसके केस में सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, एन मैक्सिमम माइनस एन मिनिमम, ऑफ कोर्स 2 टाइम्स बाई एन मैक्सिमम प्लस एन मिनिमम। इन दोनों में कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, कोफिशिएंट एक चीज और बता देता हूं, कोफिशिएंट ऑफ इनसेंसिटिवनेस क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ इनसेंसिटिवनेस, सेंसिटिवनेस, ये वैल्यू जो होती है ये एन मीन बटे एन रेंज, ठीक है, क्लियर है, ये पूछ सकता है कोफिशिएंट ऑफ इनसेंसिटिवनेस, क्लियर है, ये सारा डाटा पूछ सकता है। तब इसमें से देख लो कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी कि मीन ऊपर होगा रेंज नीचे होगा, तो मीन ऊपर हो गया रेंज नीचे हो गया, क्लियर है। बहुत सारी जगह पे इसका आंसर गलत दिया हुआ है बच्चा, आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, क्रैंक केस एक्सप्लोजन क्या होता है, देखो होता ये है कि जो हमारा सिलेंडर होता है ना, सिलेंडर के अंदर हॉट स्पॉट जनरेट हो जाते हैं। हॉट स्पॉट का क्या मतलब, कुछ लोकल एरिया जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे सपोज करो, सॉरी, ये सपोज करो हमारे पास एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ठीक है। अब ऐसा क्या हो जा रहा है, कुछ जगह पे हॉट स्पॉट क्रिएट हो जा रहा है। हॉट स्पॉट मतलब समझ पा रहे हो, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। अब जब क्रैंक केस में सपोज करो 2 स्ट्रोक इंजन है, ठीक है, अब यहाँ पे कुछ हॉट स्पॉट क्रिएट हो गए। अब जो मिस्ट होगा, मिस्ट मतलब समझ पा रहे हैं, ऑयल, एयर प्लस ऑयल, एयर प्लस ऑयल, ऑयल कौन, कूलिंग ऑयल, इसको बोलते हैं मिस्ट। इसको क्या बोलते हैं मुन्ना, इसको बोलते हैं मिस्ट। मिस्ट ल्यूब्रिकेशन एक नाम पड़ता है। जब ये मिस्ट क्या होता है, इन हॉट स्पॉट के कांटेक्ट में आते हैं, तो चूंकि वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो ये क्या बोलता है, एक्सप्लोड कर जाता है। ये क्या कर जाता है, एक्सप्लोड कर जाता है। इसी एक्सप्लोजन को बोलते हैं क्रैंक केस एक्सप्लोजन। क्या बोलते हैं, क्रैंक केस एक्सप्लोजन। माय डियर, जब ये कांटेक्ट में आता है तो पहले बहुत धीरे का होता है, उसके बाद बहुत तेज एक्सप्लोजन होता है। तो ये 2 स्टेज में होता है। पहला कैसा होता है, स्लो एक्सप्लोजन, और दूसरा क्या होता है, वेरी हाई एक्सप्लोजन होता है। समझ पा रहे, तो पहले क्या होता है, जब कांटेक्ट में आता है तो स्लो एक्सप्लोजन होता है, फिर बाद में बहुत तेज एक्सप्लोजन होता है। यानी कि पहले क्या होता है, माइल्ड एक्सप्लोजन होता है, उसके बाद एक बिग एक्सप्लोजन होता है। स्लो एक्सप्लोजन की जगह पे माइल्ड लिख दो तो ज्यादा ठीक है, स्लो एक्सप्लोजन नहीं लिखते, माइल्ड लिख देते। पहले हमारा क्या होता है, माइल्ड एक्सप्लोजन होता है, माइल्ड एक्सप्लोजन होता है, उसके बाद फिर हाई एक्सप्लोजन होता है। माय डियर, क्लियर है, यस। तो व्हाट शुड बी द करेक्ट वन, ये क्रैंक केस एक्सप्लोजन का मतलब समझ पाए मुन्ना, जीसान, क्रैंक केस एक्सप्लोजन का मतलब समझ पा रहे हो ना। क्रैंक केस में क्या होता है, हॉट स्पॉट हो जाते हैं। हॉट स्पॉट क्यों होते हैं, क्योंकि वहां पर हाई टेम्परेचर का एयर एक्यूमुलेट हो जाता है, मतलब समझ लो वहां पे टेम्परेचर बढ़ जाता है, और वहां पे जब कांटेक्ट में आता है मिस्ट, तो हमारा एक्सप्लोड कर जाता है। और वो 2 स्टेज में एक्सप्लोड करता है, एक बार माइल्ड एक्सप्लोजन होगा, उसके बाद एक बिगर एक्सप्लोजन होगा। और ये इतना तेज एक्सप्लोजन होता है कि इवन इट मे हर्ट टू द ऑपरेटर। क्लियर है, अच्छा, कंप्रेशन लॉस, आईसी इंजन में कंप्रेशन लॉस क्यों होता है भाई, देखो, अगर पिस्टन रिंग लीकेज हुआ तो भी होगा, हाँ। अगर थिक हेड गैस्केट यूज के लिए तो भी हो गया। अगर कोई एयर स्लॉट ऑलरेडी रखा हुआ है अंदर, क्लॉग्ड है, तो भी हमारा क्या होगा,
लॉसेज होंगे, है ना, कंप्रेशन लॉसेज। इंक्रीज इन क्लियरेंस वॉल्यूम, अगर आपने क्लियरेंस वॉल्यूम बढ़ा दिया, है ना, किसके कारण, जो हमारा बुशिंग है उसके वियर होने के कारण क्लियरेंस वॉल्यूम बढ़ गया तो भी हमारा एयर क्या हो जाएगा, नीचे चला आएगा, तो भी कंप्रेशन लॉस हो जाएगा। तो ये सारे के सारे तरीके हैं जिससे हमारा कंप्रेशन का लॉस हो सकता है, कंप्रेशन लॉसेज हो सकता है। कंप्रेशन लॉस मतलब समझ करो, जब कंप्रेशन कर रहे हो तो उसके समय जो एयर है वो क्या कर जाए, नीचे की तरफ चला आए, पिस्टन सिलेंडर के अंदर कंप्रेस ना होके कुछ एयर नीचे की तरफ चला जाए, उसे ब्लो बाय लॉस भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं कंप्रेशन लॉस भी। तो ये किसके कारण हो सकता है, या तो भाई पिस्टन रिंग में लीकेज हो, ठीक है, या गैसकेट आपने बहुत मोटा यूज कर लिया, या कोई एयर वगैरह ऑलरेडी क्लॉग्ड हो, ठीक है, या क्लियरेंस वॉल्यूम बढ़ गया वियर के कारण, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस क्लियर हो सकते हैं, सारे ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन किसके लिए, पेट्रोल इंजन के लिए। मैंने बताया था कितना, 0.20 किसके लिए था, सीआई के लिए, और 0.25 किसके लिए था, एसआई के लिए। व्हाट शुड बी द करेक्ट वन, 0.25। अच्छा, एयर रिक्वायरमेंट ऑफ पेट्रोल इंजन ड्यूरिंग स्टार्टिंग। देखो ये इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अब आ गया है गलती से मैं इसको ध्यान नहीं दे पाया, ठीक है। ये किसकी बात कर रहा है, ये कार्बोरेटर की बात कर रहा है। जब स्टार्टिंग होता है मुन्ना, जब स्टार्टिंग होता है तो रिच मिक्सचर होता है। स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग एंड पावर, इन दोनों स्ट्रोक में क्या होता है, रिच मिक्सचर लेते हैं। रिच मिक्सचर मतलब समझ पा रहे हो, मोर फ्यूल लेस एयर, मोर फ्यूल और लेस एयर, या तो एयर की क्वांटिटी को घटा दो या तो फ्यूल की क्वांटिटी को बढ़ा दो, तो उसे क्या बोलते हैं, रिच मिक्सचर। हमने देखा क्या, रिच मिक्सचर होना है, रिच मिक्सचर होना है तो एयर की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, एयर की क्वांटिटी घट जाएगी। किसके कंपैरिजन में, थ्योरेटिकल एयर के कंपैरिजन में एयर की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, एयर की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी माय डियर। क्लियर है। अभी कितना होता है, क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग बाद में देखेंगे जब मैं इसके बाद कार्बोरेशन पढ़ाऊंगा तब, ठीक है। स्टार्टिंग और पावर स्ट्रोक दोनों में हमें रिच स्ट्रोक चाहिए, रिच फ्यूल चाहिए, रिच फ्यूल एयर मिक्सचर। इस नाते या तो ज्यादा फ्यूल दे दो या तो कम एयर दे दो, कम एयर दे दो। अच्छा, इनलेट वाल्व ऑफ ए 4 स्ट्रोक इंजन कब तक ओपन रहता है, 235 डिग्री। ये पूरा प्रूफ करके मैंने रेंज बताया था, नियरली 220 से 250, थीटा एस की वैल्यू नियरली 250 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री से कम, और नियरली 220 से ज्यादा, 220 डिग्री से ज्यादा ये होता है, ठीक है। तो व्हाट शुड बी, ठीक है, 200 किस में होता है, 200 किस में होता है, 200 होता है लो स्पीड एसआई इंजन, लो स्पीड एसआई इंजन। क्यों, क्योंकि 10 डिग्री पहले ओपन होता है और 10 डिग्री बाद बंद होता है। 10 डिग्री यहाँ होता है, 10 डिग्री यहाँ होता है, 180 डिग्री यहाँ होता है। ये किसके लिए है, लो स्पीड के लिए। व्हाट शुड बी द करेक्ट वन, 235 डिग्री। ये सब चीजें मैंने एक्सप्लेन किया है, सॉल्व करवाया है। Which of the following is not an internal combustion engine? तो कौन सा करेक्ट होगा, स्टीम टरबाइन जो होता है वो इंटरनल कंबशन इंजन का पार्ट नहीं होता है। गैस टरबाइन को हम लोग एज्यूम एज द आईसी इंजन, वी एज्यूम एज इंटरनल कंबशन इंजन, ठीक है। क्लियर है, क्योंकि ये पूरा सिस्टम को हम लोग अगर पूरे, जैसे हमारा रॉकेट वगैरह में जब यूज किया जाता है तो वहाँ पे गैस टरबाइन यूज करते हैं, तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि पूरा का पूरा चैम्बर एक हमारा सिस्टम है, तो उसको आईसी इंजन एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन गैस स्टीम टरबाइन को तो कभी भी नहीं कर सकते। तो व्हाट शुड बी द करेक्ट वन, ई शुड बी द करेक्ट वन, ठीक है, बिल्कुल जी सन। अच्छा ये बताओ, पिक अप द फॉल्स स्टेटमेंट। देखो ये सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन से, ये सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। लेकिन ये पूछा है कि गलत वाला स्टेटमेंट बताओ, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ई। अब यहां पर दो चीज समझिए, एक तो क्वालिटी गवर्निंग और एक क्वांटिटी गवर्निंग। ये क्या होता है,
देखो बच्चा, ये क्या लिखा हुआ है, क्वालिटी गवर्न, एसआई इंजन आर क्वालिटी गवर्न, ना 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 ना, होता ये है एसआई इंजन, एसआई इंजन क्या होते हैं, दे आर क्वांटिटी गवर्न। अच्छा, क्वांटिटी गवर्न इंजन क्या होता है, देखो जो कार्बोरेटर है ना, ये कार्बोरेटर है, अच्छा, तो कार्बोरेटर में इधर से आएगा एयर और इधर से आएगा फ्यूल और इधर मिलेगा एयर प्लस फ्यूल, समझ पा रहे, इधर मिलेगा एयर प्लस फ्यूल, इधर क्या मिलेगा, एयर प्लस फ्यूल। अब जो एयर और फ्यूल का जो क्वांटिटी है ये फिक्स होती है, ये हमेशा क्या होता है, फिक्स्ड क्वांटिटी होता है। अब क्या करते हैं, इसके बाद ये एयर फ्यूल जब मिक्स हो गया तो उसकी क्वांटिटी फिक्स है, सप्लाई अलग हो सकता है, सप्लाई क्या हो सकता है, सप्लाई में बी मोर आर लेस, इसका मतलब क्या होगा, देखो मास, मास ऑफ सप्लाई क्या हो सकता है, ज्यादा या कम हो सकता है, यहां पर एयर और फ्यूल का जो रेशियो है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं कर रहा है, यानी कि क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है, इस नाते क्वांटिटी गवर्नड इंजन है। लेकिन अगर हमें पावर ज्यादा चाहिए तो ज्यादा मास सप्लाई करो, मतलब जो फ्यूल एयर मिक्सर बना है ना उस मिक्सर को ज्यादा कर दो, लेकिन उसका रेशियो चेंज मत करो। तो ऐसा इंजन में ऐसा ही होता है, इस नाते इसको बोलते हैं क्वांटिटी गवर्नड इंजन, क्वालिटी गवर्नड इंजन नहीं बोलते हैं माय डियर, इसको क्या बोलते हैं, क्वांटिटी गवर्नड इंजन। ठीक समझ पा रहे हैं, इन्होंने क्या लिखा, क्वालिटी गवर्नड इंजन, तो क्वालिटी गवर्नड इंजन नहीं होते हैं, तो इस नाते स्टेटमेंट गलत है और करेक्ट ऑप्शन होगा ई, करेक्ट ऑप्शन होगा ई। इफ वन सिलेंडर ऑफ ए डीजल इंजन रिसीव्स मोर फ्यूल, देखो होता यह है कि अगर एक इंजन, दो सिलेंडर है, सपोज करो एक सिलेंडर में ज्यादा फ्यूल हो गया, ज्यादा फ्यूल अपने सप्लाई कर दिया है, ठीक है, एज कंपेयर टू द अदर, तो उस सिलेंडर में क्या होगा, स्कैवेंजिंग जरूर होगी, स्कैवेंजिंग तो 100% होगा। इसके साथ ऐसा नहीं कि टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, बट स्कैवेंजिंग 100% होनी है, ठीक है, अगर आपने एक्सेस अमाउंट सप्लाई किया है, इसके कारण क्या होगा, टेम्परेचर भी बढ़ता है, ठीक है, टेम्परेचर भी, ये भी गलत ऑप्शन नहीं है, ये भी सही ऑप्शन है, बट अब आपको बेस्ट ऑप्शन लेना है तो यू शुड गो विद स्कैवेंजिंग, ठीक है, यू शुड गो विद स्कैवेंजिंग, अदरवाइज टेम्परेचर भी बढ़ेगा, क्लियर है। सीआई इंजन में देखो बाबू क्वांटिटी गवर्न नहीं करते, उसमें मिक्सिंग नहीं होती ना, पहले से मिक्सिंग नहीं होती है ना, उसमें आप कितना फ्यूल सप्लाई करते हो उस पर डिपेंड करता है कि क्वालिटी क्या होगी। भाई फ्यूल इंजेक्टर से आप ज्यादा फ्यूल सप्लाई करोगे क्वालिटी गड़बड़ होगी, आप फ्यूल इंजेक्टर से ज्यादा कम करोगे तो, मतलब समझ पा रहे हो, क्वालिटी जो होगी वो गवर्न कर रहे हो बाय इंजेक्टिंग द अमाउंट ऑफ फ्यूल, वो ऑलरेडी फ्यूल मिक्सचर थोड़ा ना होता है सीआई इंजन में, तो आई थिंक सीआई इंजन शुड बी अ क्वालिटी गवर्न इंजन एंड एसआई इंजन शुड बी अ क्वांटिटी गवर्न इंजन, ठीक है जिसान, बट एक बार चेक कर लेना, जहां तक मुझे पता है मुन्ना कि जो सीआई इंजन होते हैं दे आर क्वांटिटी गवर्न इंजन एंड एसआई इंजन आर क्वालिटी गवर्न इंजन, क्योंकि एसआई इंजन में जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है, सीआई इंजन में फ्यूल को चेंज करके हम लोग रेशियो चेंज करते रहते हैं। यस इट शुड बी अ क्वालिटी गवर्न, ठीक है, आप एक बार जरूर इसको चेकआउट कर लीजिएगा, क्लियर है, वैसे मैं सही बोल रहा हूं फिर भी एक बार चेक कर लीजिएगा प्लीज। अच्छा अच्छा, आउटपुट निकालना है, आउटपुट आपको इंक्रीज करना है, आउटपुट ऑफ ए डीजल इंजन, आउटपुट की बात कर रहा है तो मतलब समझ पा रहे हो, पावर आउटपुट कैन बी इंक्रीज विदाउट इंक्रीजिंग द इंजन रिवोल्यूशन, विदाउट इंक्रीजिंग द इंजन रिवोल्यूशन या साइज, यानी कि आरपीएम भी ना बढ़ाओ साइज भी ना बढ़ाओ, तो फिर कैसे क्या तरीका है जिससे कि पावर आउटपुट बढ़ा सकते हैं, पावर आउटपुट बढ़ाने का एक तरीका क्या है, सुपर चार्जिंग,
पावर आउटपुट बढ़ाने का एक तरीका क्या है, सुपर चार्जिंग, जिसमें मास फ्लो रेट ऑफ एयर बढ़ा देते हैं। मास फ्लो रेट ऑफ एयर यानी कि ज्यादा से ज्यादा मास इंडक्ट करते हैं, क्लियर है, ज्यादा से ज्यादा मास इंडक्ट करते हैं, ज्यादा हायर डेंसिटी की एयर हम लोग इंडक्ट करते हैं, जिसके कारण हमारा पावर बढ़ जाता है। माय डियर, इसमें ध्यान रख रहे हैं, साइज भी नहीं चेंज कर रहे हैं, रिवोल्यूशन भी नहीं चेंज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन पावर आउटपुट बढ़ जा रहा है विद द हेल्प ऑफ सुपर चार्जिंग, विद द हेल्प ऑफ सुपर चार्जिंग। अच्छा, ये बताओ हमने क्या देखा था, अगर लोअर टेम्परेचर यानी कि इनटेक टेम्परेचर आपने बढ़ाया, इनटेक टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो एफिशिएंसी क्या हो गई थी, घट गई थी। इनमें क्या बोला है, इफ द टेम्परेचर ऑफ इनटेक एयर इज लोवर्ड, मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है इनटेक का, आप घटा रहे हो, इनटेक का टेम्परेचर क्या हो रहा है, घटा रहे हो, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीजेस। ये एफिशिएंसी क्या हो जाएगी मुन्ना, बढ़ जाएगी। अच्छा ये बताओ, इन अ टिपिकल मीडियम स्पीड 4 स्ट्रोक इंजन कंप्रेशन स्टार्ट होता है, कंप्रेशन स्टार्ट होता है कहां से, देखो देखो 20 डिग्री के अराउंड ये सक्शन स्टार्ट होता है, और ये आता है सक्शन कहां तक, ये 35 डिग्री तक, ठीक है। और कंप्रेशन कहां से होता है, यहां से कंप्रेशन स्टार्ट होता है और यहां पर आके बंद होता है, ठीक है। यानी कि बीडीसी, ये क्या है, ये बीडीसी, बीडीसी के 35 डिग्री बाद और टीडीसी तक ये क्या है, ये कंप्रेशन है, रेड कलर वाला। तो कंप्रेशन स्टार्ट है 35 डिग्री आफ्टर बीडीसी, बिल्कुल, और एंड कहां करता है, टीडीसी पे, यस, समझ पा रहे हो, 35 डिग्री बीडीसी के 35 डिग्री बाद स्टार्ट होता है और एंड कहां पे करता है, टॉप डेड सेंटर पे। अच्छा, फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो क्या दिख गया, सेम कंप्रेशन रेशियो, तो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, 100%। तो ऑटो साइकिल इज मोर एफिशिएंट देन डीजल, ठीक है, ऑटो साइकिल इज मोर एफिशिएंट देन डीजल। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ ए लिक्विड इनटू फाइन ड्रॉप, जैसे आप वो मारते हैं ना डीओ परफ्यूम, तो देखते हैं छोटे छोटे पार्टिकल निकलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एटमाइजेशन। छोटे छोटे एटम्स में छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ना, वो क्या कहलाता है, एटमाइजेशन माय डियर, ठीक है। लिक्विड कोई लिक्विड पार्टिकल, उसको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ना, स्प्रे करना, वो क्या कहलाता है, एटमाइजेशन। अच्छा, द रिजल्ट ऑफ डिटोनेशन, देखो डिटोनेशन एबनॉर्मल कंबस्शन है, ये क्या है, एबनॉर्मल कंबस्शन। ये इस टॉपिक का नहीं है, इस चैप्टर का नहीं है क्वेश्चन, लेकिन एक चीज आप समझ पाओ, अभी मैं बता दे रहा हूं, बाकी वहां भी देखेंगे। एबनॉर्मल कंबस्शन हो रहा है तो प्रेशर एकाएक बहुत तेजी से बढ़ेगा, प्रेशर क्या होगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा। एबनॉर्मल कंबस्शन हुआ तो यानी कि रेट ऑफ राइज ऑफ प्रेशर बहुत तेज होगा, समझ पा रहे हैं, वेरी हाई वैल्यू किसकी होगी, रेट ऑफ राइज ऑफ प्रेशर। जब एबनॉर्मल कंबस्शन होता है, डेटोनेशन होगा, नॉकिंग होगा, तो उसके कारण जो प्रेशर राइज होगा बहुत तेज होगा, रेट ऑफ राइज ऑफ प्रेशर विल बी वेरी हाई, ठीक है। वैसे नॉकिंग हम लोग जब पढ़ेंगे तो देखेंगे, बट फिर भी इट्स वेरी कॉमन, बहुत सिंपली इसको आप आंसर दे सकते हो बिना पढ़े हुए, बिना नॉकिंग को पढ़े हुए। एबनॉर्मल कंबस्शन हो रहा है, डेटोनेशन हो रहा है, तो एकाएक बहुत तेज से बूस्ट करेगा प्रेशर, क्लियर है, तो रेट ऑफ राइज ऑफ प्रेशर विल बी वेरी हाई। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसके लिए तो क्या थर्मोडायनेमिक्स ही काफी है, आईसी इंजन तो पढ़ने की जरूरत नहीं। करेक्ट स्टेटमेंट बताओ, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। अच्छा, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, सारे रिवर्सिबल इंजन अगर सेम टेम्परेचर लिमिट में ऑपरेट कर रहे हैं तो उनकी एफिशिएंसी क्या होगी, सेम होगी। किसके, कार्नाट थ्योरम, सारे रिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी सेम होगी अगर वो सेम टेम्परेचर लिमिट में ऑपरेट कर रहे हैं, अगर वो सेम टेम्परेचर लिमिट में ऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा, मोस्ट हाई स्पीड सीआई इंजन, सीआई इंजन मतलब समझ पा रहे हो, सीआई इंजन के 2 साइकिल हो सकते हैं, या तो डीजल साइकिल हो सकता है, ठीक है, या तो ड्यूअल साइकिल हो सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं। और मैंने बताया था आपको कि जो अब करेंटली हाई स्पीड की बात कर रहे हैं ना, तो डीजल साइकिल तो खत्म हो गया है, हम जो यूज कर रहे हैं वो मोस्टली किसकी बात कर रहे हैं, ड्यूअल साइकिल की बात करते हैं। तो जो सीआई इंजन होते हैं हाई स्पीड वाले, वो मोस्टली क्या होते हैं, ड्यूअल इंजन होते हैं, ड्यूअल साइकिल होते हैं, यानी कि ड्यूअल कंबस्शन साइकिल होते हैं, ठीक है, ड्यूअल कंबस्शन साइकिल होते हैं। अच्छा, ये नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है, ये बाद में हम लोग देखेंगे, ये बाद में देखेंगे। ये फ्यूल इंजेक्शन का है,
ये नहीं कर पाओगे, ये चैप्टर 2 का है, ठीक है, मैं वहां पे करवाऊंगा आपको, चैप्टर 2 का है, मैं वहां पे करवा दूंगा। फार्मूला है लेकिन फार्मूला प्रूफ करवाना है मुझे, तो यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। ये समझ पाए ना, ये वाला समझ पाए कि नहीं जीशान? 45, यस ठीक। अच्छा अगर देखो, अगर एक सिलेंडर में आपने ज्यादा फ्यूल सप्लाई कर दिया एज कंपेयर टू अदर, ज्यादा फ्यूल सप्लाई कर दिया तो स्कैवेंजिंग तो हो रही है, ठीक है, लेकिन इसको पता कैसे चलेंगे? मैंने बोला था कि टेम्परेचर बढ़ जाता है, डेफिनेटली टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो क्या करते हैं, एग्जॉस्ट टेम्परेचर हम लोग मेजर करते हैं। एग्जॉस्ट का टेम्परेचर हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं, किसके थ्रू? टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है ना, ठीक है, एग्जॉस्ट टेम्परेचर तो कम होता है, ठीक है, पायरोमीटर का यूज करके हम लोग एग्जॉस्ट टेम्परेचर मेजर करते हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर आपको पता है, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना चला जाता है? 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हम लोग एग्जॉस्ट टेम्परेचर मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ पायरोमीटर। एक तरीका है, क्या और भी तरीके नहीं है? बिल्कुल तरीके हैं, और भी तरीके हैं। ऑल अदर आर आल्सो करेक्ट, ऐसा नहीं कि चेकिंग इनकम्प्लीट कंबस्टन, हाँ ये भी तरीका हो सकता है। अगर आपने ज्यादा फ्यूल सप्लाई कर दिया तो इनकम्प्लीट कंबस्टन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई गलत नहीं है, तो ये भी ऑप्शन सही हो सकता है। चेकिंग कार्बन बिल्टअप अराउंड, ये भी ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है, कार्बन बिल्टअप ज्यादा हो जाएगा क्योंकि अगर आपने फ्यूल सप्लाई कर दिया तो ये भी ऑप्शन सही है। लेकिन व्हाट इज द करेक्ट वे? आप चेक ऐसे नहीं कर सकते भाई। देखो क्या करोगे, कार्बन बिल्टअप चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा रिंग्स पूरा सिस्टम खोलना पड़ेगा, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट को अलग अलग करना पड़ेगा। तो बेस्ट वे इज टू चेक द एग्जॉस्ट टेम्परेचर। ऐसा नहीं कि ये दोनों गलत है, नहीं नहीं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन अगर देखा जाए तो बेस्ट ऑप्शन इज डी, बेस्ट ऑप्शन इज डी। द एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन इन सिलेंडर। अब देखो देखो, कार्बन कंटेंट सिलेंडर में एक्यूमुलेट होते जाए तो इसके कारण क्या होगा, इसके कारण क्या होगा, टेम्परेचर जो होगा वो बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हैं? अगर कार्बन हमारा एक्यूमुलेट होता गया तो हमारा हॉट स्पॉट बनने लगेगा। हॉट स्पॉट बनने से हमने देखा था कंप्रेशन रेशियो बढ़ गया था, एक्सप्लोजन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो इफेक्टिव कंप्रेशन रेशियो हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है, इंक्रीज ऑफ इफेक्टिव कंप्रेशन रेशियो। क्लियर है? कार्बन अगर हमारा एक्यूमुलेट होने लगा तो उसके कारण क्या होगा, कंप्रेशन रेशियो बढ़ जाएगा माय डियर, हॉट स्पॉट क्रिएट होने लगेंगे। Which of the following medium is compressed in case of डीजल इंजन? डीजल इंजन में कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है? ओनली एयर, केवल एयर ही तो होता है डीजल इंजन में। डीजल इंजन की बात कर रहे हैं कब, जब कंप्रेशन हो रहा है, जब कंप्रेशन हो रहा है तो केवल एयर, ओनली एयर, ओनली एयर। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो एक चीज देखो, द फिगर शोज द कर्व्स ऑफ एफिशिएंसी, किसके कंपैरिजन में? एफिशिएंसी वेरी कर रहा है, हियर इट इज एफिशिएंसी एंड हियर इट इज कंप्रेशन रेशियो, आरसी और एफिशिएंसी, इन दोनों का वेरिएशन, ठीक है, किसमें? आईसी इंजन में। फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल के लिए क्या होगा? अच्छा देखो ये बताओ, क्या कोई भी साइकिल के लिए हो सकता है क्या? ऑप्शन ए नहीं, है ना, क्यों? क्योंकि चाहे वो ऑटो साइकिल हो चाहे वो डीजल साइकिल हो, दोनों के केस में ये कंप्रेशन रेशियो का फंक्शन होते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आरसी की वैल्यू बढ़ाते हैं तो एफिशिएंसी क्या होती है? बढ़ती है। ये वाला तो किसी भी केस में नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आरसी बढ़ाओगे तो एफिशिएंसी कांस्टेंट है, तो ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब बी और सी का देखो माय डियर, मैंने बोला था कि शुरू में बहुत तेजी से बढ़ता है, फिर बाद में धीरे धीरे बढ़ता है। तो कहोगे सर देखो, और देखो लोअर कंप्रेशन रेशियो पर, लोअर कंप्रेशन रेशियो पर ये क्या शो कर रहा है? ये डीजल साइकिल, ये ऑटो साइकिल शो कर रहा है। ये कौन सा है? बी वाला ऑटो। देखो पहले बहुत तेजी से बढ़े, फिर क्या हो रहा है? फिर कम हो रहा है। मैं समझ पा रहे हो? तो ये क्या है? बी वाला किसको शो कर रहा है? बी वाला ऑटो साइकिल को शो कर रहा है। समझ पा रहे हो कि नहीं? डी वाले की बात बताओ। डी वाला सर, डी वाला देखो मैक्सिमम वाला जो है ये देख पा रहे हो बहुत हाई कंप्रेशन रेशियो पे पहुंच रहा है, यानी कि 16 से 20 के बीच में। तो ये किसकी बात कर रहा है? सर ये डीजल की बात कर रहा है। तो डी वाला किसकी बात कर रहा है? डी वाला डीजल की बात कर रहा है। अच्छा सी वाला क्या? सी वाला जो है ये मिक्स्ड साइकिल की बात करता है। मिक्स्ड साइकिल का मतलब समझ पा रहे हैं?
मीडियम प्रेशर साइकिल, जहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होता है ना, यानी कि मीडियम प्रेशर साइकिल, मीडियम प्रेशर साइकिल, ये हमारा मिक्स्ड साइकिल की बात कर रहा है। ठीक है, तो बी हमारा ऑटो है, डी डीजल है, सी मिक्स्ड साइकिल है। अब ये पूछा क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल का मतलब क्या है, ऑटो। ऑटो का मतलब कौन है, बी। ऑटो का मतलब कौन सा है, बी। क्लियर है। अच्छा, फिर क्या रहा है, अच्छा इसकी बात अभी करते हैं, 51 वाला अभी अभी सॉल्व करते हैं, उसके बाद 52 सॉल्व कर लो। कह रहा है कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। कांस्टेंट प्रेशर साइकिल का मतलब किसकी बात कर रहा है, सीआई इंजन की बात कर रहा है, डीजल इंजन की बात कर रहा है। तो कौन सा कर्व होगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अच्छा, अगर मिक्स्ड की बात करें, मिक्स्ड साइकिल की बात करेगा लिमिटेड प्रेशर साइकिल के लिए, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन क्या होगा, सी। कर्व कौन सा होगा, सी, सी वाला कर्व, यही ना, सी वाला कर्व किसके लिए, मिक्स्ड साइकिल के लिए। तो बी वाला ऑटो के लिए हो गया, डी वाला डीजल के लिए हो गया, और सी इनके बीच लाई कर रहा है, तो ये हमारा किसके लिए है, मीडियम प्रेशर साइकिल के लिए, यानी कि लिमिटेड प्रेशर साइकिल के लिए। क्लियर है, क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है। 53 क्वेश्चन, 53 क्वेश्चन ही हमें आज करने हैं। क्लियर है। अच्छा, एक क्वेश्चन ही बचा रह गया, 51 बताओ। पिक अप द फॉल्स स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट पता करना है। आईसी इंजन हैव हायर एफिशिएंसी देन स्टीम इंजन्स। आईसी इंजन हैव हायर एफिशिएंसी देन इवन अ स्टीम इंजन्स। क्लियर है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ऐसा क्यों होता है, देखो एफिशिएंसी की बात करें तो 1 माइनस टीएल अपॉन टीएच। देखो टीएल अगर मैं फिक्स कर दूं, टीएच की वैल्यू स्टीम पावर प्लांट में कितना जा सकता है, 700 डिग्री सेल्सियस तक मैक्सिमम जा सकता है, और यहां पर कितना जा सकता है, 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। समझ पा रहे हो, जब टीएच की वैल्यू बहुत ज्यादा होगा, जितना टीएच की वैल्यू ज्यादा होगा उतना ये कम होगा और उतना ही एफिशिएंसी ज्यादा होगा। यानी कि अगर टीएच की वैल्यू बढ़ेगा तो एफिशिएंसी क्या होगा, बहुत तेज बढ़ेगा। और चूंकि आईसी इंजन में टीएच की वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, इस नाते इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू स्टीम पावर प्लांट या स्टीम इंजन। ठीक है, हैवी ऑयल रन्स ऑन डीजल साइकिल, यस माय डियर, इनको हैवी लोड सफर करना होता है, इस नाते जो हैवी ऑयल होते हैं ये हमारे डीजल इंजन में यूज किए जाते हैं। गैस इंजन वर्क्स ऑन ऑटो साइकिल, गैस इंजन की बात कर रहा है, ठीक है, गैस पावर प्लांट की बात नहीं कर रहा है, तो गैस इंजन की बात कर रहा है, तो यस गैस इंजन हमारा वर्क करता है ऑटो साइकिल पे। तो भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, करेक्ट है। इंजेक्शन ऑफ फ्यूल बाय एक्सटर्नल मीन इज नॉट रिक्वायर्ड इन मिक्स्ड साइकिल। मिक्स्ड साइकिल हमारा क्या है, मीडियम प्रेशर साइकिल है, मीडियम प्रेशर साइकिल है, तो बाहर से हमारा पंप वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर हमें फ्यूल को इंजेक्ट करना है। तो यस ये भी बात क्या है, करेक्ट है। हाँ, इंजेक्शन ऑफ फ्यूल बाय एक्सटर्नल मीन नॉट रिक्वायर्ड, या बिल्कुल रिक्वायरमेंट इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, जरूरत नहीं है। इंजेक्शन ऑफ फ्यूल बाय एक्सटर्नल मीन इज नॉट रिक्वायर्ड इन मिक्स्ड साइकिल्स। अ टू स्ट्रोक इंजन हैज नो वॉल्व, ये भी बात सही है, तो कौन सा सही, ओके ओके, इंजेक्शन ऑफ फ्यूल बाय एक्सटर्नल मीन इज नॉट रिक्वायर्ड इन मिक्स्ड साइकिल। ठीक है, मीडियम प्रेशर साइकिल है। देखो अब क्या है, ये तो बात सही है, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट, ये क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट की जगह पे सी लिख देता हूं, करेक्ट स्टेटमेंट की जगह पे क्या लिख देता हूं, सी। ठीक है, ओके, तो ये भी सी है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। इंजेक्शन ऑफ फ्यूल बाय एक्सटर्नल मीन इज नॉट रिक्वायर्ड इन ए मिक्स्ड साइकिल। ठीक है, हाँ देखो देखो देखो, अगर लो प्रेशर साइकिल है, मीडियम प्रेशर साइकिल है, ठीक है, और ये अगर सीआई इंजन है तो बाहर से एक्सटर्नल जरूरत होगी, लेकिन ये है कि बहुत प्रेशराइज की जरूरत नहीं होगी। एसआई में तो जरूरत नहीं होगी, एसआई में तो जरूरत नहीं होगी, लेकिन सीआई इंजन रहा, सीआई इंजन रहा, अच्छा सीआई फ्यूल इंजेक्शन, अच्छा अच्छा अच्छा, इंजेक्शन ऑफ फ्यूल दे रहा है ना, फ्यूल इंजेक्शन की बात ही कर रहा है, इसका मतलब वो सीआई की बात कर रहा है। ठीक है, सीआई इंजन की बात कर रहा है, तो आपको बाहर से सप्लाई की तो जरूरत पड़ेगी फ्यूल की, लेकिन बहुत हाई प्रेशराइज की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर है, तो चूंकि ऑप्शन और बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, तो फॉल्स स्टेटमेंट डी ही लेना पड़ेगा, फिर फॉल्स स्टेटमेंट डी ही लेना पड़ेगा। यस, क्लियर है। हाँ, अच्छा बताओ, अभी तक किसी भी क्वेश्चन में कोई परेशानी है, अभी तक हम लोगों ने 53 क्वेश्चन कर लिया है।
53 क्वेश्चन कर लिया है। क्या अभी तक इसमें कोई परेशानी है? देखो बच्चा, कुछ क्वेश्चन क्या है फैक्ट्स बेसिस है। सर ड्यूअल साइकिल इंजन में डीजल ही यूज करते हैं? हाँ बाबू, बिल्कुल बिल्कुल 100% डीजल ही यूज करते हैं। कोई इशू है जीशान? अभी तक कोई परेशानी है? देखो बाबू, आईसी इंजन में कोई परेशानी नहीं है, इतना ध्यान रखना। आईसी इंजन में क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे होते हैं, फैक्ट्स बेसिस। देखो हम लोग 1-1.5 घंटे में, 2 घंटे में, कितना 12 बज रहा है ना, हाँ, तो लगभग 2 घंटे में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं। ठीक है, तो बंद करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है बच्चा, जीशान, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड नाइट। ओके, इफ नो इशू देन थैंक यू, इट्स ओके, हैव अ गुड नाइट, बाय बाय।